अब भाई ये जो एएस है ना, ये एएस शायद तुम्हें लगता होगा बहुत टफ है सर, नहीं क्वेश्चन निकलता, लेकिन अगर मैं तुम्हें ये कह दूं ये मैं पूरे के पूरे एएस को इन 5 पार्ट्स में, अगर छोटू छोटू पार्ट्स में 5 छोटू छोटू कॉन्सेप्ट्स में डिवाइड कर दूं, और मैं तुम्हें कहूं ये 5 छोटू छोटू कॉन्सेप्ट्स को मास्टर कर लो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता तुमसे बड़ा क्वेश्चन ना निकले। सर क्या कहना चाहते हो? बेटा मैं ये कहना चाहता हूं, देखो जब तुम कंसोलिडेशन पढ़ने पर उतरते हो ना, तो तुम क्या करते हो, फुल फ्लेजेड क्वेश्चन के पीछे भागते हो। तुम्हें लगता है तुम 4 फुल फ्लेजेड क्वेश्चन कर लोगे तो कंसोलिडेशन तुम्हारा हो गया है, ऐसा नहीं है। कंसोलिडेशन में 4 क्वेश्चन करने की बजाय ये 5 कॉन्सेप्ट कर लो, कंसोलिडेशन तुम्हारा हो जाएगा जीवन भर के लिए। सर ये 5 कॉन्सेप्ट्स के नाम वो हैं जो 5 वर्किंग नोट्स आपको अपने पास अपने एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन में बनाने होते हैं। देखो जब भी कंसोलिडेशन का क्वेश्चन आएगा ना, इवन बिफोर यू स्टार्ट विद बैलेंस शीट और कंसोलिडेशन में अगर पीएनएल मांगे या कुछ भी वो अपने पास मांग रहा है, सबसे पहले सोचो यार मेरी वर्किंग कैसे होनी है इस क्वेश्चन की। अब अगर वो बैलेंस शीट मांगता है, देखो आज क्लियर पर्सपेक्टिव देता हूं, अगर वो बैलेंस शीट तुमसे मांगता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो याद रखना बैलेंस शीट नोट्स टू अकाउंट्स की जगह छोड़ देना और अपने सीधा वर्किंग नोट्स पर आना। और उन वर्किंग नोट्स में कुछ वर्किंग नोट्स प्रिपेयर करना, जैसे ये लिख लेना, ये बात मेरे पास जो मैं अभी बोल रहा हूं अपने पास रजिस्टर्स में लिख लेना इस बात को कहीं ना कहीं, कुछ वर्किंग नोट्स प्रिपेयर करना, जैसे पहला परसेंटेज ऑफ होल्डिंग निकालना, दूसरा आपके पास आपका जो ये कॉस्ट ऑफ कंट्रोल वाला पॉइंट होता है इसे हमें निकालना होता है। अब कभी कभार क्वेश्चन में आप सीधा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकाल पाएंगे, कभी कभी आपको क्या करना पड़ेगा, उसके सपोर्टिंग वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे। और उसके सपोर्टिंग वर्किंग नोट्स कौन से होते हैं, आपको प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और रिजर्व एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट और रिजर्व निकालना होगा। वो बहुत सिंपल होता है, एक्विजिशन से पहले का प्रॉफिट, एक्विजिशन के बाद का प्रॉफिट, एक्विजिशन से पहले का रिजर्व, एक्विजिशन के बाद का रिजर्व। और सर जब आप ये क्लियर डिस्टिंक्शन कर लेते हैं तो फिर होल्डिंग और सब्सिडरी का, मतलब होल्डिंग और माइनॉरिटी वालों का शेयर निकालना होता है। तो अभी तक मैंने आपको 3 वर्किंग नोट बोल दिए हैं, पहला बोला है परसेंटेज होल्डिंग, दूसरा बोला है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, तीसरा बोला है आपके प्रॉफिट और लॉस का, जो आपका प्री और पोस्ट एक्विजिशन वाला प्रॉफिट और लॉस होता है उसका बाइफर्केशन, चौथा वर्किंग नोट है माइनॉरिटी शेयर पर, पांचवा वर्किंग नोट है आपके पास आपके रीवैल्यूएशन के कोई प्रॉफिट है या लॉस है उसको लेकर। अगर आप ये अपने पास 4-5 वर्किंग नोट पहले बना लेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता आप कंसोलिडेशन का क्वेश्चन ना कर पाए। आप सीधा जंप करते हो बैलेंस शीट पे, आप कहते हो नहीं भाई मैं तो बैलेंस शीट बनाकर मानूंगा, और बैलेंस शीट सीधी बनती नहीं है। उसका लॉजिक एकदम क्लियर है, क्यों? क्योंकि जब तक उसके बेस वर्क नहीं होगा तो बैलेंस शीट कैसे बनेगी। आज मैं आप लोगों को ये 5 कॉन्सेप्ट जो हैं आपके एकदम डिटेल में रिवाइज करवा दूंगा। आइएगा सर एक एक करके स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद क्वेश्चंस भी करवाऊंगा मेरे बेटे। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट 14 नंबर का है तो इसको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। यहां पर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट और पीएनएल दोनों पर सवाल करवाऊंगा। आइएगा, सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है गुडविल और कैपिटल रिजर्व कंपटीशन का, जिसको हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के नाम से भी जानते हैं। सर यहां पर क्या कंपेयर करना होता है, बहुत सिंपल है भाई। देखो सिंपल सी बात सुनो, ये जो स्क्रीन पे लिखा है ना, ये थ्योरी तुम सालों से रट रहे हो अपने पास, सालों नहीं चलो महीनों से रट रहे हो अपने पास, लेकिन फिर भी ये कभी दिमाग में नहीं बैठती। ऐसे समझ लो यार, मैंने क्या दिया और मुझे क्या मिला, इन दो चीजों का कंपैरिजन है। मैंने क्या दिया सब्सिडरी को, अगर विपुल होल्डिंग है और मान लो अपने पास मयूर लिमिटेड सब्सिडरी है, विपुल होल्डिंग है, मयूर लिमिटेड सब्सिडरी है, तो मैंने मयूर लिमिटेड में क्या दिया, मतलब मैंने अपनी तरफ से कितना पैसा ट्रांसफर किया और मयूर लिमिटेड ने इन एक्सचेंज मुझे क्या दिया, इन दो चीजों का कंपैरिजन करना है। अब मैं कहता हूं मैंने मयूर लिमिटेड को लेट सपोज 10 लाख रुपीस दिए फॉर 50% ऑफ द कैपिटल, और मयूर मुझे उन 50% ऑफ द कैपिटल के बदले, जो मैंने उसको कहा भाई मेरे को 50% कैपिटल ओन करना है, तो उस 50% के बदले वो मेरे को अपने 50% एसेट और 50% लाइबिलिटीज पर ओनरशिप ट्रांसफर करेगा। अब भाई ट्रांसफर का मतलब ये नहीं कि वो कागजात पर लिख देगा, वो एक तरीके से कहेगा आज से भाई मेरी कंपनी में जो मालिक हैं 50% इक्विटी के विपुल हैं, तो विपुल के पास 50% ऑफ माई एसेट्स एंड 50% ऑफ माई लाइबिलिटीज विल बी बिलोंगिंग टू मिस्टर विपुल। अब वो क्या करेगा अपने पास, वो कंपैरिजन वो नहीं करेगा, मतलब हम करेंगे अपने पास, विपुल करेगा जब अपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा, वो कहेगा मैं सिंपल कंपैरिजन करूंगा, किस चीज का, मैं ये देखूंगा मैंने कितना पैसा लगाया, व्हाट इज माय कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, मैंने 10 लाख रुपए लगाए और उस 10 लाख रुपए के बदले मुझे क्या मिल रहा है। अब मुझे वो शेयर कैपिटल देगा,
50% शेयर कैपिटल मान लेते हैं भाई, वो जो मुझे शेयर इन कैपिटल दे रहा है उसका वर्थ है लेट सपोज 3 लाख रुपीस। उसके बाद वो मुझे अपने रिजर्व्स में एक शेयर देगा, एक हिस्सा देगा अपने रिजर्व्स के अंदर। जी हाँ सर जी, ये उसके सारे कौन से रिजर्व हैं बेटा? ये उसके वो रिजर्व हैं जो एग्जिस्टिंग है ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, मतलब उसकी किताबों में जो आ रहे हैं। एक तो शेयर कैपिटल आ रही थी 6 लाख रुपए की, तो 6 लाख रुपए की कैपिटल का 50% उसने मुझे दे दिया। उसके बैलेंस शीट के अंदर और क्या क्या आ रहा था? उसके बैलेंस शीट में रिजर्व्स आ रहे थे, रिजर्व्स थे लेट सपोज 4 लाख रुपए के, उसका 50% उसने मुझे दे दिया 2 लाख रुपए। उसके बैलेंस शीट के अंदर उसके प्रॉफिट्स आ रहे थे ऑन द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो प्रॉफिट्स कितने आ रहे थे? मान लेते हैं 3 लाख रुपए, उसका 50% उसने मुझे दे दिया। और साथ ही साथ कुछ रीवैल्यूएशन हमने अपने पास करी, तो उसका भी 50% जो गेन है वो मेरा हो जाएगा। जैसे मैंने अपने एसेट्स को रीवैल्यू करवाया अपवर्ड, तो वहां पर रीवैल्यूएशन गेन निकल कर आया, मान लेते हैं 2 लाख रुपए का, तो उसका 50% गेन भी मुझे बिलोंग करेगा आज के बाद, तो ये आ गया 1 लाख रुपीज। अब सिंपल सा कंपैरिजन है, मैंने मयूर लिमिटेड को क्या दिया और मयूर लिमिटेड ने इन एक्सचेंज मुझे क्या दिया। मैंने उसको दिए 10 लाख रुपए, इन एक्सचेंज उसने मुझे 3 लाख का कैपिटल में शेयर दिया, 2 लाख का रिजर्व में, 1.5 लाख का प्रॉफिट्स में और 1 लाख रुपए का रीवैल्यूएशन प्रॉफिट में। तो मेरे पास बेटा क्या निकल कर आएगा? मेरे पास यहां पर मेरे को सिंपल सी बात बताओ, मैंने ज्यादा दिया है या मयूर लिमिटेड मुझे ज्यादा दे रहा है? यहां पर कंपेयर करूं अगर मैं, तो ये आ रहा है 3 2 5 5 और 2 7 7.5। मयूर लिमिटेड मुझे 7.5 लाख रुपीस का आप एक तरीके से इंटरेस्ट मान लीजिए दे रहा है, और मैंने मयूर लिमिटेड को क्या दिया है? मैंने 10 लाख रुपए कैश में दिए हैं उसके 50% शेयर को खरीदने के लिए। मैंने 10 लाख रुपए दिए, लेकिन मयूर लिमिटेड इन एक्सचेंज मुझे क्या दे रही है? सिर्फ 7.5 लाख का इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रही है अपने बुक्स के अंदर। तो बोलो मुझे फायदा हुआ या नुकसान हुआ? मुझे नुकसान हुआ है। तो मैं ये नुकसान क्यों बियर करूंगा भाई? जरूर मयूर लिमिटेड के पास कोई ना कोई ऐसा रेप्यूटेशन है, कोई ना कोई ऐसा एक्स फैक्टर है कि मैं ज्यादा पैसे देकर भी कम इंटरेस्ट में सेटल कर रहा हूं, है कि नहीं है? तो मेरी बुक्स में क्या जनरेट होगी भाई? गुडविल जनरेट होगी। यही सेम बात तो अमेलगमेशन में भी आई थी। मैं एक्स्ट्रा क्यों दे रहा हूं? क्योंकि जरूर कुछ ना कुछ उसके पास एक्स फैक्टर होगा। तो जितना एक्स्ट्रा दे रहा हूं, मेरा जो नुकसान है उसको मैं गुडविल की तरह अपने बुक्स में दिखाऊंगा। तो सिंपल से यहां पर मेरे पास गुडविल कितने का जनरेट हो गया? 2.5 लाख रुपीस का। अब इसमें कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। इसमें दिक्कत पता है कहां आती है? मैं तुम्हें बताता हूं। वो तुम्हें कहां कंफ्यूज करता है, ये भी पॉइंटर मेरे को पता है। वो कहता है भैया विपुल ढल ने अपने पास मयूर लिमिटेड में एक्विजिशन किया था लेट सपोज 1 अप्रैल 2022 को। जिस दिन मयूर लिमिटेड के रिजर्व एंड सरप्लस थे मान लेते हैं 4 लाख रुपए के, और प्रॉफिट्स थे उस दिन उनके पास 3 लाख रुपए के, और वो तुम्हें करंट पीरियड के रिकॉर्ड देगा 25-26 के, और कहेगा आज की डेट में रिजर्व एंड सरप्लस जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 10 लाख रुपए के, और प्रॉफिट्स जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं वो आ रहे हैं 7 लाख रुपए के। अब यहीं पर जाकर हमारी बत्ती गुल हो जाती है। भाई जिस दिन एक्वायर किया उस दिन ये था, अब ये है, मैं क्या करूं सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे क्या नहीं समझ में आ रहा तुमको? क्या है ऐसा जो नहीं समझ में आ रहा तुमको? भाई सिंपल सी बात तुमको कही है, सबसे पहले जब भी तुमने अपना कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालना है, उस दिन तुमने क्या देखना है? उस दिन कितना रिजर्व था, उस दिन कितना प्रॉफिट था, उस दिन तुम्हारा रिवैल्यूएशन का गेन कितना था, उस दिन की पिक्चर क्या थी, उस दिन का शेयर कैपिटल क्या था, मात्र उस दिन की रिपोर्ट देखनी है तुमने। क्या ये बात समझ में नहीं आती? सर आती है। तो बेटा जी फिर उस दिन के रिकॉर्ड्स उठाकर देख लो, भाई उस दिन ये था, तो मेरा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल किस पर बेस होगा? जो उस दिन रिकॉर्ड्स थे उस पर बेस होगा। तो सर मैंने कहा हाँ, तो सर ये जो नंबर अभी आ रहा है करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, इनका क्या होगा सर? मैंने कहा बेटा ये देखो सिंपल सी बात है, अगर 4 लाख रुपए का रिजर्व उस दिन था और उसके बाद एक्विजिशन के बाद अब वो कह रहा है करंट पीरियड में 10 लाख हो रहा है, तो बोलो ये 6 लाख रुपए का डिफरेंशियल क्या माना जाएगा? ये 6 लाख रुपए का रिजर्व भाई पोस्ट एक्विजिशन पीरियड रिजर्व है। पोस्ट एक्विजिशन माने कि जब एक्विजिशन हो गया उसके बाद के पीरियड का ये रिजर्व है, और ये जो 4 लाख रुपए का डिफरेंशियल आ रहा है ये पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स है। और इनका क्या होता है बेटा? इनका जो शेयर होता है, जो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड प्रॉफिट्स या लॉसेज का जो शेयर होता है, वो होल्डिंग कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस में एडजस्ट होता है। वो होल्डिंग कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस में एडजस्ट होता है। सिंपल सी बात होती है। तो ये वाला 6 लाख और 4 लाख के अंदर 3 लाख रुपीज मैं
पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स के जो वैल्यू निकल कर आ रहा है 3 लाख, ये मैं होल्डिंग कंपनी के रिजर्व्स में ऐड कर दूंगा। और ये जो 2 लाख रुपीज इसका जो शेयर निकल रहा है 4 लाख का 50%, ये मैं क्या करूंगा उसके पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स की मानकर होल्डिंग कंपनी के जो प्रॉफिट आ रहा होगा पीएनएल अकाउंट का बैलेंस उसमें ऐड कर दूंगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। जो मेरा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालने के लिए यूज होगा वो ये वाला रिजर्व और सरप्लस और प्रॉफिट यूज होगा जो ऑन द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट एग्जिस्ट करता था। सिंपल सी बात हो गई। ये पेन पॉइंट है तुम्हारे पास, जो नहीं समझ में आता ना वो ये पॉइंट था, जहां पर हमारा दिमाग घूम जाता है भैया कौन सा प्रॉफिट कंसिडर करना है, नहीं समझ में आ रहा। समझ गए? चलिए अपने पास अब सिंपल सी बात है, अगर मेरा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू जो मुझे शेयर मिल रहा है तो गुडविल जनरेट होती है। अगर मेरा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम है एज कंपेयर टू द पेरेंट शेयर, मतलब मैंने अपने पास लेट सपोज इसी एग्जांपल में बात करता हूं, अब 10 लाख की जगह अगर 5 लाख लगाए होते और मुझे शेयर मिल रहा होता 7.5 लाख रुपीज का, तो मैं अपने पास क्या बोलता कि मेरे को कैपिटल रिजर्व जनरेट हुआ है, तो मेरे को अपने पास कैपिटल रिजर्व जनरेट हुआ है। वही सेम बात है यार अमेलगमेशन वाली, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को जो मेरे को अपने पास मिल रहा है उससे कंपेयर करता हूं। एकदम सिंपल है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कोई कंफ्यूजन रखिएगा ही मत। ये है मेरा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का कॉन्सेप्ट। अगली बात आती है माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता है। पहले इसके पीछे का रैशनल समझो। भाई माइनॉरिटी इंटरेस्ट होता है, अब देखो मैंने मयूर लिमिटेड में लेट सपोज मान लेते हैं आई हैव परचेज 75% शेयर। ओके, मैंने मयूर लिमिटेड में 75% शेयर एक्वायर कर लिया है। अब यहां पर माइनॉरिटी वाले कौन हुए? जिनके पास 25% शेयर है। अब जब मैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता हूं तो मैं क्या करता हूं, 100% एसेट्स 100% लायबिलिटीज अपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऐड कर देता हूं। हाँ, लेकिन क्या वो 100% मुझे बिलोंग करता था? नहीं। तो क्या बोला जाता है, माइनॉरिटी वालों का इंटरेस्ट निकालो। माइनॉरिटी वालों का इंटरेस्ट क्या होता है भाई? वो स्मॉल शेयर होल्डर्स जो, अब मैंने 100% मान लो एसेट 100 रुपए का था मयूर का, मैंने पूरा 100 रुपए अपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऐड कर दिया, लेकिन मैं ओनर तो सिर्फ 75% का था। तो बाकी 25% का ओनर कौन है? वो माइनॉरिटी वाले। तो मैं जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता हूं तो वहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल के बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट अलग से लिखता हूं। मतलब मैं ये बताता हूं कि मेरी ये जो टोटल आप यहां पर अभी इस टाइम पर पोजीशन देख रहे हैं मेरी बैलेंस शीट में, जो मेरे नेट एसेट्स देख रहे हैं, उन नेट एसेट्स में से 25% होल्डिंग माइनॉरिटी वालों की है और बाकी 75% मेरी कैपिटल है, मेरे रिजर्व्स है। तो माइनॉरिटी वालों का शेयर कैसे निकालोगे? भाई माइनॉरिटी वालों का शेयर निकालना बहुत आसान है। देखो उसमें कुछ एलिमेंट्स याद रख लो अपने पास। जो टोटल कैपिटल का प्रपोर्शन है 25%, जो कैपिटल का प्रपोर्शन है 25%, सबसे पहले तो वो आ जाएगा। फिर उसके बाद प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स और प्री एक्विजिशन रिजर्व में जो उनका शेयर है 25%, वो उन्हें मिलेगा। पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स में फिर जो उनका शेयर है वो उन्हें मिलेगा। रीवैल्यूएशन का कोई प्रॉफिट है या लॉस है तो उसका शेयर वो उन्हें मिलेगा। याद रखना यहां मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, शेयर। अब जैसे मैं यहां पर तुम्हें वो एग्जांपल बिल्ड करके दिखाता हूं जो मैंने ऊपर बिल्ड किया है। जब मैं बोलता हूं माइनॉरिटी इंटरेस्ट तो मैं कहता हूं सब्सिडरी एंटिटी विच इज नॉट ओन्ड बाय द पेरेंट, मतलब वो पार्ट सब्सिडरी का जो पेरेंट होल्ड नहीं करता। विपुल ढल मयूर लिमिटेड में जो नहीं होल्ड करता उसे माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोला जाता है। यहां मैं क्या बोलता हूं, शेयर इन सब्सिडरी शेयर कैपिटल। अब माइनॉरिटी वालों का ध्यान से मेरी बात सुनो। ऊपर मैंने मयूर के लिए क्या बोला था, मयूर का टोटल कैपिटल 6 लाख था मयूर लिमिटेड का, उसमें 25% वो ओन करते हैं। अब ऊपर मैंने 50% का एग्जांपल लिया था, अभी मैं उनको 75 पर लेकर आया हूं, तो कंफ्यूज मत होना, सिंपल समझना माइनॉरिटी वालों का इंटरेस्ट, ठीक है ना। एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं यहां पर। तो यहां पर 25% कितना हो गया मेरे बेटे, 25% माने 1/4 1.5 लाख हो गया। अब जो मेरे प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स और रिजर्व्स थे वो मैंने कितने माने थे, जो प्रॉफिट और रिजर्व थे। अब यहां पर मैंने कहा प्री एक्विजिशन वाले 4 लाख और 3 लाख थे, तो रिजर्व प्लस प्रॉफिट आप अलग अलग भी दिखा सकते हैं अपने पास। तो 4 लाख प्लस 3 लाख 7 लाख के अंदर मैं क्या बोलूंगा, 7 लाख के अंदर माइनॉरिटी वालों का कितना शेयर है बेटा, 7 लाख के अंदर माइनॉरिटी वालों का कितना शेयर है, 1.75 लाख, 25% वहां पे भी। उसके बाद पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स या लॉसेस। अब पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट लॉसेस कैसे निकालोगे, ये रहा पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व हमारे एग्जांपल के हिसाब से, और ये रहा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट 6 लाख एंड 4 लाख। यस,
तो 6 लाख और 4 लाख के अंदर अगेन 25% इनका है माइनॉरिटी वालों का, तो 10 लाख का 25% इनका है, तो विच इज 2.5। तो अब माइनॉरिटी वालों का इंटरेस्ट बताओ, निकालना क्या मुश्किल हो गया क्या? सम टोटल कर दो इसको, ये आया 4 और 5.75 लाख, 5.75 लाख, ये आ गया माइनॉरिटी वालों का इंटरेस्ट। बस काम खत्म। वेरी वेरी गुड इस्लाम, वेरी वेरी गुड मयूर। माइनॉरिटी वालों को क्या मिलता है? एक तो शेयर कैपिटल का शेयर हो गया, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स में शेयर, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स में शेयर, दैट्स ऑल। वो अपना वो शेयर ले लेंगे और हम उनको एक अलग से एक लाइन आइटम की तरह अपनी बैलेंस शीट में दिखा देंगे। अब इसी चीज का वर्किंग नोट अगर तुम बना लो, पहला कॉस्ट ऑफ कंट्रोल फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट, तो तुम्हें कोई दिक्कत आए ही ना। समझ गए जी? हाँ सर। और अगर यहां पर एक और बात बोलता है, इफ द शेयर इन लॉसेस, ये आपका एक पॉइंट लिखा है और इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है, इलस्ट्रेशन भी है, एक्सीड्स माइनॉरिटी इंटरेस्ट, अगर शेयर ऑफ लॉसेस माइनॉरिटी इंटरेस्ट से एक्सीड कर जाते हैं, देन दे आर एडजस्टेड टू रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ होल्डिंग इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। भाई अब मेरा यहां पर लेट सपोज ये जो शेयर आ रहा है, ये कितना आ रहा है? 5.75 लाख, 5.75 लाख आ रहा है। अब मान लो लॉसेज इससे बहुत ज्यादा हो गए, लॉसेज इससे बहुत ज्यादा हो गए, मान लो 6 लाख का लॉस हो गया, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट को क्या नेगेटिव दिखाने लग जाओगे? नेगेटिव 25,000 नहीं, ये जो 25,000 नेगेटिव आ रहा है, ये आप होल्डिंग के शेयर में जो उसका रिजर्व एंड सरप्लस आ रहा है उसमें एडजस्ट कर दोगे। तो वही चीज यहां पर लिखी गई है, एंड दिस वुड बी कंपनसेटेड बाय फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द सब्सिडरी कंपनी। अगर फ्यूचर में प्रॉफिट्स होते हैं तो माइनॉरिटी वाले होल्डिंग वालों को कंपनसेट करेंगे ही करेंगे। इस पर एक पूरा इलस्ट्रेशन है, शायद इलस्ट्रेशन नंबर 4 है, अगर मेरे को सही तरीके से याद आ रहा है, इलस्ट्रेशन 4 आपके आईसीआई मॉड्यूल में है। ठीक हो गई जी बात? ये हो गई मेरे माइनॉरिटी इंटरेस्ट वालों की बात। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, अब देखो ना, एक एक कर वर्किंग नोट बनाते जा रहे हैं और उनका डिस्कशन करते जा रहे हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या आता है? प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ सब्सिडरी कंपनी। अब देखो, सुनो मेरी बात सुनो, ये तुम सबसे पहले बना देना बेशक। अगर तुम्हें दिक्कत आए ना कि सर पहले कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और माइनॉरिटी इंटरेस्ट बनाने में दिक्कत आ रही है, तो जब तुम परसेंटेज होल्डिंग का वर्किंग नोट बनाओगे ना, उसी के बाद ये प्रॉफिट और लॉस ऑफ सब्सिडरी कंपनी का वर्किंग नोट बना देना। अब इसमें क्या क्या अंडरस्टैंडिंग तुमने लेना है? देखो सिंपल सी बात है, जो प्रॉफिट या लॉस और जो रिजर्व एग्जिस्ट करते हैं ऑन द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, अभी अभी मैंने आपको ये बात बोली थी, वो कहां यूज होते हैं? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल को निकालने के लिए। जो प्रॉफिट और जो लॉस एग्जिस्ट करता है, इंक्लूडिंग मेरे रिजर्व वगैरह भी, ऑन द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो कहां यूज होते हैं? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल को निकालने के लिए। दे आर ट्रीटेड एज कैपिटल रिजर्व, तो वो यही बोल रहा है, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स और रिजर्व। प्री एक्विजिशन माने एक्विजिशन से पहले का प्रॉफिट, जो पहले से ही वो मयूर लिमिटेड कमा रही थी, वही उसका डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट पे होगा। यानी मेरे एग्जांपल में अगर मैं बात करूं 4 लाख और 3 लाख, मेरे एग्जांपल जो मैंने ऊपर देखो लिया है, रिजर्व था 4 लाख रुपए का, प्रॉफिट था 3 लाख रुपए का। ये वो रिजर्व है, ये वो प्रॉफिट है जो मैंने मयूर लिमिटेड को एक्वायर किया, उससे पहले मयूर लिमिटेड कमा चुकी थी। अब इसका क्या होगा? ये मेरे लिए कैपिटल प्रॉफिट्स की तरह है, कैपिटल प्रॉफिट्स या रिजर्व्स की तरह है। ये कहां यूज होते हैं? टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट, ओ सॉरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये मैं अपने पास क्या करता हूं, जो मेरा गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकालना है उसके लिए मैं इसका यूटिलाइजेशन करता हूं। अभी अभी ऊपर सिखाया भी है। हाँ सर। आगे बोलता है जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स या रिजर्व्स हैं, अब वो हम कैसे निकालते हैं? भाई मैं आज के रिजर्व एंड सरप्लस देखता हूं, मैं आज के रिजर्व एंड सरप्लस से कंपैरिजन करता हूं। जैसे जब मैं इधर गया था तो आज रिजर्व हो गया था 10 लाख और प्रॉफिट हो गया था 7 लाख। तो मैंने पोस्ट एक्विजिशन कैसे निकाला था? मैंने कहा भाई पोस्ट एक्विजिशन आ गए रिजर्व 6 लाख के और प्रॉफिट आ गया 4 लाख का। इसका क्या होता है? इसमें जो होल्डिंग का शेयर होता है, देखो हर चीज में ना होल्डिंग और माइनॉरिटी दोनों का शेयर होता है। चाहे तुम प्री एक्विजिशन में देखो तो भी मैंने यहां लिखा है सिर्फ होल्डिंग का शेयर वहां पर उसके इन्वेस्टमेंट में से माइनस करना ताकि कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकाला जा सके। और साथ ही साथ यहां पर भी मैंने यही लिखा है, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स में भी सिर्फ होल्डिंग का ही शेयर उसके रिजर्व एंड सरप्लस में ऐड होता है, सिर्फ होल्डिंग का ही जो शेयर होता है वो उसके रिजर्व एंड सरप्लस में ऐड होता है। तो इसको पहले बोलते हैं दे आर ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिजर्व। मतलब अब तो मैं मयूर लिमिटेड में इन्वेस्ट कर चुका था, अब मयूर लिमिटेड जो भी कमा रही है वो मेरे साथ कमा रही है, मतलब मैं भी अब शेयर होल्डर हूं, तो मेरे लिए वो एक रेवेन्यू प्रॉफिट की तरह है। तो याद रखना इसमें जो भी मेरा शेयर है, जैसे ये 10 लाख के अंदर मेरा शेयर क्या बनता था, अगर 75% के हिसाब से देखो तो 7.5 लाख बनता था।
दिस वुड बी एडेड टू माई, मेरे होल्डिंग कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस में ऐड हो जाएगा। कहां पे? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। 3 कॉन्सेप्ट आपके खत्म हो गए हैं। अब मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस दैट यू टैकल इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज अंडरस्टैंड, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस वुड बी सॉल्व्ड बाय दीज 3 वर्किंग नोट्स, दैट्स ऑल। अगर आप ये 3 वर्किंग नोट सीख जाते हैं, आप मेजॉरिटी क्वेश्चन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने पास। अगला पॉइंटर आता है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट को लेकर। देखो ये हर क्वेश्चन में नहीं होगा, मैं तुम्हें पहले ही कह रहा हूं, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस में होगा। अब जब तुम्हारे पास रीवैल्यूएशन का पॉइंटर हो, एक बेसिक सा काम करना, अपने पास रीवैल्यूएशन का, जब ये रीवैल्यूएशन हुआ, देखो वो यही बोलेगा जब नया कंपनी आया एक्वायर करने के लिए, जैसे मैं गया मयूर लिमिटेड को एक्वायर करने 1 अप्रैल 2022 को, उस दिन मैंने एक्विजिशन के टाइम पर कुछ एसेट्स का रीवैल्यूएशन किया। तो उस रीवैल्यूएशन गेन या लॉस को हम यूजुअली क्या मानते हैं? जो एक्विजिशन के टाइम पर हुआ है वो हम उसको मानते हैं प्री एक्विजिशन प्रॉफिट या लॉस। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट या लॉस मतलब मेरे आने से पहले पहले तक ये जो एसेट और लाइबिलिटीज थे इतने थे, अब मैं आ रहा हूं, उससे पहले रीवैल्यूएशन मैंने करवाया है, तो ये मेरे लिए प्री एक्विजिशन गेन या लॉस की तरह होता है। और प्री एक्विजिशन गेन या लॉस कहां एडजस्ट होता है? अब ये भी बताया था, जब आप कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकाल रहे हो, जब आप अपने पास कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकाल रहे हो वहां एडजस्ट होता है। तो ये देखो वो ये चीज बोलता है, कह रहा है रीवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट किया है बिफोर द डेट ऑफ एक्विजिशन, मैक्सिमम क्वेश्चन में यही मिलेगा, उसको हम कैपिटल प्रॉफिट मानते हैं। दिस इज एडेड टू द पेरेंट्स शेयर टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। ये चीज मैंने अपने पास ऊपर ऑलरेडी लिख रखी है। ये देखो जब मैंने कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालना सिखाया था, तो यहाँ पर क्या मैंने पेरेंट का जब शेयर ऐड किया, यहाँ पे मैंने बोला कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस पेरेंट शेयर ऑफ इक्विटी ऑन द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, पेरेंट शेयर में इसको ऐड किया जाता है। हाँ सर, ऑलरेडी आप ऊपर बता कर आए हैं। तो अपने पास इधर आइएगा मेरे नन्हे मुन्नो, तो ये क्या बोलता है, जो भी आपके पास रिवैल्यूएशन का गेन या लॉस है उसको पेरेंट शेयर में ऐड करिएगा और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालने के लिए यूज करिएगा। और साथ ही साथ अगर आप एक्विजिशन कर लेते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि मुझे रिवैल्यूएशन करना है, भाई इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है। मैक्सिमम सारे क्वेश्चंस यहीं पर ही चल रहे हैं। बट हाँ, फिर भी कॉन्सेप्चुअली आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं रिवैल्यूएशन करता हूं आफ्टर माय एक्विजिशन, जैसे मैंने 1 अप्रैल 2022 को एक्वायर किया था 75% ऑफ मयूर लिमिटेड, यस, नाउ 2 साल के बाद मैं करंट ईयर में बोलता हूं 25-26 में, लेट सपोज मैं बोलता हूं भाई मैं अब रिवैल्यूएशन कर रहा हूं किसी एसेट का, तो अब जो रिवैल्यूएशन का गेन या लॉस होगा वो मेरे लिए पोस्ट एक्विजिशन कंसिडर किया जाएगा। और फिर तुम उसे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालने के लिए यूज नहीं करोगे, फिर वो तुम्हारे रिजर्व एंड सरप्लस में दिखेगा होल्डिंग कंपनी के। ठीक है, तो एज अ नॉलेज तुम्हें पता होना चाहिए, ट्रीटमेंट वही है जैसा ऊपर प्रॉफिट या लॉस का था। जो एक्विजिशन से पहले के प्रॉफिट या लॉस थे वो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में एडजस्ट हो गए, जो एक्विजिशन के बाद के प्रॉफिट या लॉस थे वो हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस में जाते हैं। ट्रीटमेंट वही है, ट्रीटमेंट वही है, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं है, परेशान नहीं होना। सारे क्वेश्चन यहीं से ही बने हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ऊपर वाले पॉइंटर से ही आएगा। नॉलेज के तो तुम्हें पता होना चाहिए, कोई 0.1% अगर तुमसे पूछ ले कि अगर रिवैल्यूएशन आफ्टर एक्विजिशन हुआ तो जो रिवैल्यूएशन गेन है उसका क्या होगा, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में एडजस्ट होगा, भाई कोई एमसीक्यू बनकर आ जाए, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में एडजस्ट होगा, या फिर तुम्हारे पास क्या कहते हैं वो रिजर्व एंड सरप्लस में ऐड होगा, या कहीं पे भी कर सकते हो, या नन ऑफ द अबव। तो तुमने क्या बोलना है भाई, वो रिजर्व एंड सरप्लस में एडजस्ट होकर दिखेगा जो आफ्टर एक्विजिशन वाला है। समझ में आ गई जी बात? ये हो गया मेरा चौथा वर्किंग नोट जो मुझे एग्जाम में बनाना है अगर रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट आता है। पहले 3 तो पक्के थे, ये तब करना है जब वो पूछेगा। अगला और आखिरी जो मेरा वर्किंग नोट रहता है वो रहता है डिविडेंड्स को लेकर। अब देखो डिविडेंड्स में क्या होता है ना, यहाँ पे एक बड़ी बड़ी सही चीज है, आप ऐसे अपने पास लगा लिया करो भाई मैंने एक्विजिशन कब किया। जैसे मेरे एग्जांपल में जो मैंने अपने पास इस क्लास के लिए लिया है, मैंने मयूर लिमिटेड का एक्विजिशन किया था 1 अप्रैल 2022 को। करंट ईयर क्या चल रहा था बेटा, 25-26 मेरा करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। अब भाई एक बात सुनो, अगर मेरा यहां पर मैंने जब एक्विजिशन किया 22-23 का ईयर चल रहा होता और मेरा एक्विजिशन 1 अप्रैल का होता, मुझे अगर कोई डिविडेंड आता विच क्वेश्चन सेज इज रिलेटिंग टू द प्रायर पीरियड्स, मतलब जैसे प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 21-22 का डिविडेंड आता,
या मान लेते हैं 2021 का डिविडेंड आता, अगर वो मुझे कह देता ऐसा डिविडेंड आ रहा है, तो वो मेरे लिए क्या होता? प्री एक्विजिशन पीरियड डिविडेंड होता। वो मेरे लिए क्या होता मेरे नन्हे मुन्नो? प्री एक्विजिशन पीरियड डिविडेंड होता। सबसे पहली चीज ये समझ में आती है। सर प्री एक्विजिशन कैसे? भाई देखो यार, सिंपल सी बात है, ये तुम्हारी एक्विजिशन डेट है, और अगर एक्विजिशन डेट से पहले के पीरियड का कोई प्रॉफिट यूज हो रहा है तुम्हें डिविडेंड देने के लिए, वो प्रॉफिट तुमने तो नहीं कमाया, वो किसी और शेयर होल्डर्स का था, तुम्हें मिल रहा है। जैसे AS13 में हम बात करते थे इन्वेस्टमेंट्स में, हाँ, तो ये यहां पर भी वही बात सेम रहती है। ये तुम्हारे लिए प्री एक्विजिशन डिविडेंड की तरह है बेटा। और ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड का एडजस्टमेंट क्या होगा? बहुत सिंपली मुझे अपने पास क्या करना होता है, उसको उसको अपने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से लेस करना होता है। वो मेरा नहीं है, पहले के पीरियड का आ रहा है, तो जिस भी शेयर होल्डर ने अपने शेयर बेचे होंगे, मैं यही मानता हूं उसने हायर वैल्यू पे बेचे होंगे, और अब मैं अगर वो डिविडेंड रिकवर कर रहा हूं, देन इट आई विल कंसिडर इट एज अ रिकवरी ऑफ माय कॉस्ट। आई वुड कंसिडर इट एज अ रिकवरी ऑफ माय कॉस्ट एंड नॉट एन इनकम। और अगर मेरे पास मान लो अब मैंने यहां पे एक्विजिशन कर लिया, अब ये पूरा साल चला, और अगले साल में जाकर मुझे 22-23 का डिविडेंड आता है, मुझे अगले साल जाकर 22-23 का डिविडेंड आता है, तो ये 22-23 में क्या मेरे पास ओनरशिप थी मयूर लिमिटेड की? हाँ थी। तो इस पीरियड का डिविडेंड, भाई मैं मालिक था ना, ये मेरे लिए इनकम की तरह होगा। सो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स में से अगर आ रहा है, इट इज एडेड टू द रेवेन्यू प्रॉफिट ऑफ द होल्डिंग कंपनी। समझ गए? सिंपल है, कॉम्प्लेक्स तो नहीं है। इसको मैं इन्वेस्टमेंट्स में से लेस नहीं करता, इसको मैं उसके रिजर्व एंड सरप्लस में ऐड करके दिखाता हूं, जो प्रॉफिट मेरे पास रिसीव हो रहा है फॉर फॉर पोस्ट एक्विजिशन पीरियड्स। ये 5 कॉन्सेप्ट है। अगर ये 5 कॉन्सेप्ट तुम्हारी मुट्ठी में है, तो कंसोलिडेशन का कोई क्वेश्चन तुम गलत नहीं करोगे। लेकिन अगर ये 5 कॉन्सेप्ट तुम्हें नहीं आते, और तुम सीधा जाओ बेटा, सीधा जंप करो क्वेश्चन पे, जैसे ही क्वेश्चन पे जंप करोगे बाउंस बैक होगे, समझ ही नहीं आएगा ये क्या लिखा हुआ है। अच्छा जी, चलो आगे की बात। सर मुझे कैसे प्रिपेयर करना होता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? बेटा बहुत ही सिंपल है। मैं तुम्हें आज अपना गुरु मंत्र देता हूं, जो मैं अपने रेगुलर बैच के स्टूडेंट्स को बोलता हूं। मैं सिंपल ये कहता हूं, तुम्हें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ नहीं आता, तुम्हें दिख रहा है AS21 का क्वेश्चन है, भाई तुम्हें कुछ नहीं आ रहा पेपर में, जीरो जीरो आता है, बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है होना क्या है। बोलो क्या गुरु मंत्र दिया हुआ है? तुम्हें और कोई क्वेश्चन भी नहीं दिख रहा जो तुम चॉइस में कर सको, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, भाई कंसोलिडेशन बच गया और एक और क्वेश्चन बच गया, मैं क्या करूं? उस केस में क्या बोला था क्या करना? देखो तुम्हें कॉस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं निकालना आता, माइनॉरिटी इंटरेस्ट नहीं निकालना आता, तुम्हें परसेंटेज होल्डिंग भी नहीं निकालना आता, मैं कह रहा हूं प्रॉफिट्स और लॉस का एडजस्टमेंट भी नहीं करना आता, तुम क्या करना वहां पे? हाँ वेरी वेरी गुड इस्लाम, आ गई क्लास की बात याद। सर आपने कहा था एसेट साइड पे, और जो लाइबिलिटीज हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, भाई उसको लाइन बाय लाइन ऐड तो कर सकता हूं, इन्वेंट्री में इन्वेंट्री मिला सकता हूं, ट्रेड रिसीवेबल में ट्रेड रिसीवेबल मिला सकता हूं, एसेट में एसेट मिला सकता हूं, लाइबिलिटी में लाइबिलिटी मिला सकता हूं, ऐड तो करना जानता हूं। एडिशन तो जब मैं इतना छोटा बच्चा था ना, चलो ये तो ज्यादा छोटा हो गया, जब इतना छोटा बच्चा था ना, मतलब कौन सी क्लास में था, एडिशन तो वो नर्सरी प्रेप वगैरह में ही सिखाने शुरू हो जाता है, प्लस माइनस करना, गणित तो वहीं से आ जाता है। हाँ हाँ हाँ, तो वो तो तुम कर सकते हो। अब इसमें एक चीज याद रखना, देखो लकीर के फकीर नहीं बनना कि सर ने कहा ऐड कर दो सीधा सीधा तो खत्म हो गया, ऐड कर देंगे हम। इसमें एक चीज याद रखना कि भाई कोई भी इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन हो तो उसे एलिमिनेट करना। जैसे वो तुम्हें कहेगा डेटर क्रेडिटर की बात, होल्डिंग सब्सिडरी का डेटर है, होल्डिंग सब्सिडरी का डेटर है, मतलब सब्सिडरी ने होल्डिंग से कुछ पैसे लेने हैं, तो होल्डिंग के लिए सब्सिडरी क्रेडिटर हो गई। डेटर क्रेडिटर में से दोनों में से सेम बैलेंस माइनस कर देना, तो जब डेटर का वैल्यू लिखो क्रेडिटर का, तो इंटर कंपनी ओइंग्स माइनस कर देना। और दूसरी बात, और दूसरी बात, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को स्टॉक बेचा है, उस पर प्रॉफिट कमाया है,
जितना क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारी बुक्स में हो उससे रिलेटेड जो वो प्रॉफिट एलिमेंट हो, जो लोडिंग हो, वो रिवर्स कर देना। जर्नल एंट्री क्या होगी लोडिंग को लेकर? सर बहुत सिंपल है, अगर होल्डिंग ने बेचा होगा, सुनो, अगर होल्डिंग ने बेचा होगा तो होल्डिंग के रिजर्व एंड सरप्लस में एडेड होगा प्रॉफिट। एंट्री क्या आ जाएगी? पीएनएल टू स्टॉक की। अगर सब्सिडरी ने बेचा होगा तो उस प्रॉफिट का एडजस्टमेंट, देखो स्टॉक से तो लेस होना है, लेकिन उस प्रॉफिट का एडजस्टमेंट मेरे वो जो थर्ड वर्किंग नोट था, प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, तो वो पोस्ट एक्विजिशन या प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में एडजस्ट हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा वहां से। तो प्रॉफिट या तो वहां लेस हो जाएगा, स्टॉक तो लेस होना ही होना है। प्रॉफिट की बात करते हैं, अगर होल्डिंग ने बेचा होगा तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लेस हो जाएगा, सब्सिडरी ने बेचा होगा तो वो थर्ड वर्किंग नोट में जो प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है वहां रिवर्स हो जाएगा। अब अगर देखो तुमने चैप्टर पढ़ा है और रिवीजन के पर्पज से आए हो तो अभी आंखों के सामने सारे फॉर्मेट चल रहे होंगे कि हाँ ये हुआ था, ये हुआ था। वेरी वेरी गुड इस्लाम एंड मयूर, समझ में आती है बात? अब इंटर कंपनी ओइंग में कोई लोन्स एंड एडवांसेस हो, लोन टेकन लोन गिवन हो, वो भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो अपने पास अगर तुम्हारे को कुछ भी नहीं समझ में आया कंसोलिडेशन में, तुम इतना ही कराओगे, ऐड करके इंटर कंपनी ओइंग्स हटा दोगे, स्टॉक की लोडिंग हटा दोगे, तो भी तुम्हारे पास अगर मान लो 14 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर तो तुम्हें मिल जाएंगे। 4 से 5 जो तुम्हारा जीरो आना था, 4 से 5, या अगर एग्जामिनर दयालु हुआ, तुमने अच्छे से कंपिटिशन्स दिखाई हुई तो ज्यादा भी मिल सकते हैं। अब सर जी यही बात मैंने यहां लिखी है, मैंने यही चीज यहां पर बोली है, बहुत ही बढ़िया बेटा, कि आपके पास जब आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, पेरेंट शेयर इन इक्विटी आर एलिमिनेटेड। जो मेरा इन्वेस्टमेंट है, होल्डिंग कंपनी में इन्वेस्टमेंट आ रहा होगा और सब्सिडरी में शेयर कैपिटल आ रही होगी, वो दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। दे आर कंपेयर्ड टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। माइनॉरिटी इंटरेस्ट इज देन कंप्यूटेड। मैंने ये तरीका सिखाया है, पहले ये करो फिर ये करो। ऑल आइटम्स ऑफ पीएनएल एंड बैलेंस शीट आर एडेड लाइन बाय लाइन। तीसरा ये करो, और चौथा क्या करो, इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शंस इंक्लूडिंग सेल परचेज आर एलिमिनेटेड इन फुल। जो भी मेरी इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शंस है वो पूरी एलिमिनेट हो जाती हैं। तो कंसोलिडेशन का क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बहुत सिंपल है। कंसोलिडेटेड पीएनएल बनाना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, बस इसमें तुम्हें इतना पता होना चाहिए, इंटर कंपनी ट्रांजेक्शंस आर एलिमिनेटेड इन फुल। जैसे सेल परचेज की ट्रांजेक्शंस हैं, एलिमिनेटेड इन फुल। मैंने होल्डिंग ने सर्विस दी, लेट सपोज इसको सब्सिडरी को, एलिमिनेटेड इन फुल। होल्डिंग का इनकम, सब्सिडरी का एक्सपेंस, एलिमिनेटेड इन फुल। तो यहाँ पर बोलता है बर्ड लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी रूस्टर लिमिटेड provided the following information for the year ended 31st March 2025। बर्ड और रूस्टर की बात कर रहा है। शेयर कैपिटल, सेल परचेज, सैलरी, रेंट, जनरल एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, डिविडेंड इनकम, फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग इन्वेंट्री, फिनिश्ड गुड्स का क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। आगे बोलता है ऑन 1st of April 22 Bird Limited acquired 2500 shares of 100 each fully paid up in Rooster Limited। भाई बर्ड ने अपने पास 2500 शेयर्स एक्वायर करे थे। इसके कितने थे शेयर्स? और 100 रुपए का एक शेयर था उसका। इसके टोटल शेयर्स कितने हैं? 3000। यहाँ लिख देते हैं 3000 शेयर्स हैं, और भाई ने उन 3000 में से 2500 शेयर होल्ड कर रखे हैं। होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप है? हाँ है। Rooster Limited paid a dividend of 12% for the year ended 31st March 24। 31st March 24 यानी प्रीवियस ईयर की बात कर रहा है। ये वाला ईयर तो करंट ईयर कौन सा है? 24-25। वो कह रहा है उसने प्रीवियस ईयर के लिए पेमेंट किया 23-24। क्या इस पीरियड में भी मैं उसका शेयर होल्डर था? देखो एक्विजिशन कब हुआ है? 1 अप्रैल 2022 में हुआ है, तो 22, 23, 23, 24 मैं उसका शेयर होल्डर था। अगर 23-24 का मेरे पास डिविडेंड आ रहा है, मेरे लिए पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड है, मैं क्या करूंगा? पीएनएल में ऐड करूंगा अपने इनकम्स में। द डिविडेंड वॉज करेक्टली अकाउंटेड फॉर बाय बर्ड लिमिटेड। बर्ड लिमिटेड ने उसको सही तरीके से अकाउंट फॉर कर लिया था। तो यहाँ पर कोई डिविडेंड इनकम आ रही है क्या? सेल आ रहा है, रेंट आ रहा है, ये रही डिविडेंड इनकम, ये रही डिविडेंड इनकम। यहाँ पर एडिड है, वो नंबर मेरे को हटाना पड़ेगा। रूस्टर लिमिटेड पेज 11,250 पर मंथ टू बर्ड लिमिटेड। रूस्टर अब ये सब्सिडरी है भाई, और ये भाई होल्डिंग है। तो रूस्टर लिमिटेड पे कर रहा है, सब्सिडरी रेंट पे कर रही है इतना पर मंथ के हिसाब से, फॉर पोर्शन ऑफ द प्रेमाइस ऑक्यूपाइड।
ये हो गया। तो मैं क्या करूंगा भाई, जो मेरी इनकम होगी बर्ड लिमिटेड में, इनकम होगी कहां पे, रेंट रिसीव्ड की, ये रही इनकम। इनकम में से लेस करूंगा, और यहां पर जो रूस्टर लिमिटेड के एक्सपेंसेस होंगे, ये रहे जनरल एडमिन एक्सपेंसेस, यहां से लेस करूंगा। जो उसका एक्सपेंस है और मेरा इनकम है, दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऑफ रूस्टर लिमिटेड इंक्लूड 15,000 रिसीव्ड फ्रॉम बर्ड लिमिटेड। जो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस थे रूस्टर के, दैट इंक्लूड्स 15,000 रिसीव्ड फ्रॉम बर्ड लिमिटेड। अब सर इस पॉइंटर को फर्स्ट रीडिंग में समझना थोड़ा टफ है। क्यों टफ है? ये बोलता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऑफ रूस्टर, मतलब सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऑफ रूस्टर ये रहे। दिस इंक्लूडेड 15,000 रिसीव्ड फ्रॉम बर्ड लिमिटेड। अब मेरे पास बर्ड लिमिटेड ने पेमेंट करवाया है, रिसीव्ड फ्रॉम बर्ड लिमिटेड मतलब पेमेंट इसने करवाया है, और रिसीव रूस्टर को हुआ है। ध्यान से सुनना बेटा, ये डिस्कशन ऐसे नहीं समझ में आएगा वन शॉट में, आराम से सुनो। बर्ड लिमिटेड ने पेमेंट करवाई है, इट इज रिसीव्ड फ्रॉम बर्ड लिमिटेड। तो बर्ड लिमिटेड अगर पे कर रहा है तो बर्ड लिमिटेड के लिए तो एक्सपेंस है। पहले ये चीज एस्टैब्लिश करते हैं, क्या ये चीज एस्टैब्लिश होती है? हाँ। दूसरी बात, अब ये बर्ड लिमिटेड के लिए एक्सपेंस है, तो रूस्टर के लिए क्या होना चाहिए था? अगर बर्ड लिमिटेड के लिए मान लो रूस्टर ने कोई काम किया है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, तो बर्ड लिमिटेड उसको दे रही है पैसा, तो रूस्टर लिमिटेड के लिए वो क्या होगा? इनकम होगा। वेरी वेरी गुड इस्लाम, वो इनकम होगा दूसरे का। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस ऑफ रूस्टर इंक्लूड्स 15,000। रूस्टर ने क्या किया, उसको अपने इनकम में इंक्लूड करने की बजाय एक्सपेंसेस में से लेस कर दिया। अब सर ये क्या हुआ है, बात ही नहीं समझ में आई। ये क्या हुआ है, बात ही नहीं समझ में आई। एग्जामिनर ने गूगली डाली। अब ये गूगली उसी को समझ में आएगी जो अपने पास एग्जाम से पहले ये क्वेश्चन देखकर गया होगा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन साथ में क्लास में ले लिया। अब सुनो यहां पे मेरी बात, भाई सुनना ध्यान से। बर्ड लिमिटेड की बात करता हूं, देखो बर्ड लिमिटेड के लिए एक्सपेंस था, उसने बोला सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहां तक बात तो क्लियर है, बर्ड लिमिटेड ने पेमेंट करवाई है, उसके लिए एक्सपेंस है, ठीक है। अब रूस्टर को क्या करना चाहिए था? रूस्टर को अपने पास क्या करना चाहिए था, यहां पर जो उससे पैसा आ रहा था 15,000, ये उसे अपने इनकम अकाउंट में डालना चाहिए था। वो यहां पर अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स में कहीं पर डाल देता, इधर ऐड कर देता, सेल्स में ऐड कर देता, कहीं पे भी टू इनकम करना चाहिए था। उसने यहां क्या कर दिया, टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। मतलब उसने क्रेडिट किसे कर दिया, एक्सपेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, अपने एक्सपेंसेस को 15,000 से कम कर दिया, इनकम में ना ऐड कर कर उसने एक्सपेंसेस को कम कर दिया। अब रिवर्सल कैसे होगा? अब रिवर्सल कैसे होगा? रिवर्सल करवाते टाइम ध्यान से मेरी बात को सुनना, जब मैं ये 2,21,000, इसने तो कोई गलती नहीं करी, इसके एक्सपेंस में ये 15,000 एडेड है, तो मैं ये एक्सपेंस को माइनस करके रिवर्स कर दूंगा, ठीक है, 15,000 हटा दूंगा उसके एक्सपेंसेस में से। लेकिन यहां पर जो रूस्टर लिमिटेड है, इसके एक्सपेंसेस में क्या हुआ, वो 15,000 रुपए रिवर्स हुए हैं। उसका इंपैक्ट रिवर्स करने के लिए क्या करूंगा, आई एम गोइंग टू एड 15,000 टू इट। आई एम गोइंग टू एड 15,000। अब पहला बच्चे का इंस्टेंस आ रहा है, सर 30,000 ऐड कर दो। बच्चे का पहला इंस्टेंस आ रहा है, सर 30,000 ऐड कर दो। मैंने कहा मेरे नन्हे मुन्नो, दोबारा मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुमने 30,000 ऐड कर दिए, तुम फिर एक और गलती कर गए। क्या गलती कर गए? अब ध्यान से फिर से मेरी बात को सुनो। देखो यार, रूस्टर लिमिटेड का एक्सपेंस होना चाहिए था, एक्सपेंस होना चाहिए था 1,05,000, ये रूस्टर का एक्सपेंस होना चाहिए था, ठीक है। इनकम में उसने कुछ डाल ही नहीं रखा। इनकम में अगर वो 15,000 डालता तो मैं बोलता इनकम से माइनस करो और इसको जीरो करो। बट क्या अभी इनकम ऑलरेडी जीरो आ रही है रिलेटेड टू दिस सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज दैट दे हैव प्रोवाइडेड? यस। अभी मात्र क्या हुआ है, 15,000 रुपए एक्सपेंसेस में से माइनस हुए हैं, यहां 90 आ रखा है। तो मैं तुम्हें क्या बोलूंगा, अकाउंट्स को रेक्टिफाई करो, 15,000 पे ऐड कर दो और इसको ले आओ 1,05,000 रुपए पे। एक्चुअली में पिक्चर यही होनी चाहिए थी,
1,05,000 के एक्सपेंस होने चाहिए थे और इनकम 0 होनी चाहिए थी। क्या वो हो गई? हाँ। उसका इंपैक्ट नलीफाई करना है। मैं 30,000 ऐड करके तो उसके एक्सपेंस बढ़ा दूंगा। इनकम में जब उसने ले ही नहीं रखा तो इनकम में से लेस तो होगा नहीं, पहले ये क्लियर है। एक्सपेंसेस में से लेस कर रखा है तो एक्सपेंसेस को ऐड बैक कर दूंगा। ओ तो सर ये बात है, यही तो बात है बेटा जो एग्जामिनर ने गूगली डाली एग्जाम में, बच्चों को नहीं समझ में आई। इसीलिए बोलते हैं भाई, इसीलिए बोलते हैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए रेगुलर बैच जरूरी है। समझे अब तुम इस क्वेश्चन को? कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। पूरा क्वेश्चन सिंपल है, कुछ नहीं है। अगर बच्चा नॉर्मल आईसीआई मॉड्यूल भी अपने पास सॉल्व करके गया होता ये क्वेश्चन कर लेता, लेकिन ये वाली अंडरस्टैंडिंग जो थी ये सिर्फ तभी आ सकती है भाई जब एग्जाम से पहले ऐसा क्वेश्चन क्लास में देखा होगा। अपने आप एग्जाम में सपना नहीं आएगा कि भाई ऐसा हुआ है। बहुत टफ है, एग्जाम में प्रेशर होता है भाई। चलिए कंसोलिडेटेड पीएनएल बनाना है अपने पास। अब कंसोलिडेटेड पीएनएल बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, सेल में सेल ऐड करो, लाइन टू लाइन ऐड करते जाना है अपने पास। आओ जरा देखते हैं। पीएनएल बनाया, कंसोलिडेटेड पीएनएल, सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम। अब सेल्स के अंदर कोई एलिमिनेशन नहीं है तो सेल्स के अंदर सेल्स का नंबर ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड करके लिख दिया। कितना आ गया जी? 38,50,000। क्या? 38,80,000, हाँ सॉरी 80,000, सॉरी 38,80,000। अच्छा, अदर इनकम्स के अंदर कौन कौन से पॉइंट आएंगे? एक तो रेंट रिसीव्ड है, एक डिविडेंड इनकम है और एक अदर ऑपरेटिंग इनकम है। रेंट रिसीव में एडजस्टमेंट है, मुझे माइनस करना है जितना रेंट था 11,250 इंटू 12 माइनस करना है रेंट में से। साथ ही साथ डिविडेंड इनकम में भी जो डिविडेंड मुझे रिसीव हुआ है, कितना डिविडेंड रिसीव हुआ है बेटा? 2,50,000 का कैपिटल ओन करता था, उस पर 12%, वो डिविडेंड में से माइनस करना है। और बेटा अदर ऑपरेटिंग इनकम में भी कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं सर, अदर ऑपरेटिंग इनकम में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो अपने पास जब मैं लाइन बाय लाइन ऐड करूंगा, ये तो हो गया। देखो डिविडेंड जब मैंने लिखा तो जो 2.5 लाख पे 12% था वो मैं रिवर्स कर दूंगा और बाकी रूस्टर की तो डिविडेंड इनकम एज इज आ गई। अदर ऑपरेटिंग इनकम्स में कोई एलिमिनेशन नहीं था, वो सीधा आ गया। और जो रेंट रिसीव्ड था उसमें जो बर्ड को रेंट रिसीव हुआ है रूस्टर से 11,250, उसको मैं माइनस कर दूंगा तो बाकी का उसका रेंट आ गया। ये ग्रुप की अदर इनकम आ गई। अब अगली बात एक्सपेंसेस की लेकर करें भाई। परचेज आ गया, चेंजेस इन इन्वेंट्री आएगा, सैलरी कॉस्ट आएगा। ये देखो यहाँ पे परचेज है, अब इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ये आ रहा है परचेज, ये आ रहा है मेरा सैलरी कॉस्ट, ये मेरे पास जनरल एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, ये सब तो कहाँ चले जाएंगे? अदर एक्सपेंसेस में चले जाएंगे। तो इसको मैं एक ही हेड दे देता हूँ अदर एक्सपेंसेस का। और ये चेंजेस इन इन्वेंट्री एक और हेड आ गया, तो 4 हेड आएंगे इन टोटल। एक तो मेरा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया, वो परचेजेस वाले ये दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर देखो, आओ इधर आओ। एलिमिनेशन कहाँ पर है? एलिमिनेशन एक तो रेंट का है, एलिमिनेशन एक तो आपके रेंट का है ये वाले का, और एक एलिमिनेशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में है, बाकी कोई एलिमिनेशन नहीं है। तो इधर आओ जरा, सैलरी सीधा सीधा ऐड हो जाएगा, परचेज ये देखो सीधा सीधा ऐड हुआ। जो मेरा चेंजेस इन इन्वेंट्री है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग किया, ये सीधा सीधा आ गया एज अ नेगेटिव नंबर। इन्होंने क्लोजिंग माइनस ओपनिंग दिखा के ऊपर नेगेटिव ले रखा है, ये देखो ये नेगेटिव ले रखा है उन्होंने, बस वो नोट्स में उन्होंने पॉजिटिव दिखाया है। आप चाहें तो आपका जैसा आप क्लास में करते थे 3,35,000 माइनस 785, आप इसको एज अ नेगेटिव नंबर ही दिखाइए ताकि आपके लिए क्लैरिटी बनी रहे। सैलरी में कोई एलिमिनेशन नहीं है, सीधा सीधा ऐड हो गया। अदर एक्सपेंसेस में एलिमिनेशन है, जहां रूस्टर ने रेंट पे किया है तो रेंट का एलिमिनेशन कर देंगे जनरल एडमिन एक्सपेंसेस में से। और साथ में ये देखो सबसे क्रीम पॉइंट इस क्वेश्चन का, भाई बर्ड ने पे किया था तो बर्ड ने जो पे किया उसका खर्चा था वो एलिमिनेट हुआ, और रूस्टर ने उसको अपने एक्सपेंसेस में से एलिमिनेट कर दिया था, एक्सपेंस रिवर्स कर दिए थे, तो वो देखो एड बैक कर दिया। बर्ड जो उसको बर्ड से आया है पैसा एलिमिनेट करने के लिए, जो तुमने पहले गलत माइनस कर दिया था ना उसको एड बैक किया है, रेक्टिफिकेशन किया है यहाँ पे। तो ये इधर आ गया टोटल, ये हो गया। अदर एक्सपेंसेस यहाँ पे आ जाएंगे और प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन आपको वादा किया था बैलेंस शीट का भी दिखाऊंगा।
मुझे पता है कि टाइम ज़्यादा जाएगा, लेकिन बैलेंस शीट का भी एक क्वेश्चन साथ में देख कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ सुपर एंड क्लियर आर गिवन एज फॉलोज। ये एक समराइज्ड बैलेंस शीट गिवन है, नोट्स टू अकाउंट्स गिवन है। आगे बोलता है सुपर लिमिटेड होल्ड 75% ऑफ इक्विटी इन क्लियर लिमिटेड सिंस इनकॉर्पोरेशन, जब से वो बनी है तब से। तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स वाली बात, प्री एक्विजिशन रिजर्व वाली बात तो खत्म ही हो गई। जितना प्रॉफिट, जितना रिजर्व आ रहा होगा क्लियर लिमिटेड का, ये देखो, जितना प्रॉफिट जितना रिजर्व आ रहा होगा सारा का सारा पोस्ट है। मेरे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में कुछ भी एडजस्ट नहीं होना, सारा रिजर्व एंड सरप्लस में अपना शेयर ऐड करूंगा। चलो, जैन 25 का सवाल है बेटा। 25% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स ऑफ सुपर इज ड्यू फ्रॉम क्लियर। अब ट्रेड रिसीवेबल्स में जाऊंगा, इसका 25% इंटर कंपनी ओइंग्स है, निकाल दो अपने पास। 25% कितना होता है कैलकुलेटर पे? 585 का 25%, 585 का 25% विच इज 146,250, 146,250। ड्यूरिंग द ईयर सुपर लिमिटेड सोल्ड इन्वेंट्री। अब सुपर लिमिटेड ने 2 लाख रुपए की कॉस्टिंग ऑफ इन्वेंट्री क्लियर लिमिटेड को बेची थी एट अ प्राइस ऑफ 15% अबव कॉस्ट। द एंटायर इन्वेंट्री रिमेन्स अनसोल्ड विद क्लियर लिमिटेड एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। उसने 2 लाख रुपए की इन्वेंट्री पर कितना मार्जिन कमाया था? 15% के हिसाब से 30,000 का मार्जिन कमाया था। अब यहां बेचा किसने है? होल्डिंग ने सब्सिडरी को बेचा है। तो जब कंसोलिडेशन होगा तो एक एंट्री पास होगी, मैंने आपको कहा था किस चीज की? पीएनएल टू स्टॉक की। कितने से? 30,000 से। तो होल्डिंग अपने पीएनएल में से 30,000 कम करेगा और अपने स्टॉक में से, जो सब्सिडरी से आ रहा है स्टॉक, उसमें से 30,000 का वैल्यू कम करे। तो ये हमारे पास एडजस्टमेंट्स हैं। अब देखो मैंने क्या कहा था, मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपके वो 3 वर्किंग नोट्स में काम हो जाएगा। 3 कौन कौन से थे? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, माइनॉरिटी इंटरेस्ट और प्री पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स वाला। यहां पर वो 3 वर्किंग नोट से काम बन जाएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। अब देखो, बैलेंस शीट बनाना इज नॉट अ टफ टास्क अगर आपको शेड्यूल 3 आता है। व्हाट इज द कोर एरिया दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, एंड दैट इज द वर्किंग नोट्स। कंसोलिडेशन में वर्किंग नोट सारा जो है ना खेल खेलते हैं। कंसोलिडेशन में वर्किंग नोट सारा खेल खेलते हैं। सुनो, सबसे पहले मैंने परसेंटेज होल्डिंग निकाल दिया। वो 75% होल्ड करता था तो इतने शेयर्स हैं और बाकी माइनॉरिटी वालों का इतना शेयर है। ये पहला वर्किंग नोट बना ही दिया करो। दूसरा वर्किंग नोट देखो, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। उसने क्या किया है? जो प्री पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स का था उनका एनालिसिस किया है। ये प्री आ रहे हैं, ये पोस्ट आ रहे हैं, और उसमें से उसने शेयर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब तुम्हारा जो जनरल रिजर्व का पैसा पड़ा था वो इतना था, पीएनएल का इतना था, ठीक है। इसके अंदर सारा होल्डिंग का नहीं है, ओनली 75% बिलोंग्स टू होल्डिंग और 25% माइनॉरिटी का है, तो वो उसने डिविजन्स कर दी। ये वर्किंग नोट आगे आने वाले वर्किंग नोट्स को सपोर्ट करता है। जो यहां से प्री का नंबर निकलता वो कहां जाता? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में। और जो पोस्ट का नंबर निकल रहा है वो कहां जाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस में, हमारी बैलेंस शीट में। तो हर एक चीज का एक पर्पस है। अब जैसे मैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालने जाऊंगा, तो अब मैंने कितना पैसा लगाया ये तो बताया ही नहीं क्वेश्चन ने। क्वेश्चन की एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये तो लिखा ही नहीं था कितने के शेयर्स एक्वायर करे थे। क्या वो निकल सकता है? भाई मुझे एक बात बताओ, क्या आपको होल्डिंग कंपनी में ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट दिख रहा है? और अगर तुम इसका जाकर देखो तो ये इन्वेस्टमेंट इन क्लियर लिमिटेड ये दिख रहा है, तो उसे अलग से बोलने की ज़रूरत है क्या? उसे अलग से बोलने की ज़रूरत है क्या? नहीं है। तो अपने पास क्या करो, 41,50,000 को, 41,50,000 को अब कंपेयर करो जो उसको मिला है इसके बदले। अब प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स तो कोई थे ही नहीं, सिर्फ कैपिटल का नंबर था। सो 50 लाख पे 75% किया, ये मेरे पास आ रहा है। कैपिटल टोटल 50 लाख थी, उसका 75%, ये मेरे पास क्या निकल गया? गुडविल का नंबर। खत्म। इसके बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट का वर्किंग नोट देखो, 3 वर्किंग नोट कहे थे, तीनों चल रहे हैं। प्रॉफिट वाला, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल वाला और माइनॉरिटी इंटरेस्ट वाला। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में क्या करोगे? कितना कैपिटल उसके पास है, कितना रिजर्व का शेयर, कितना पीएनएल का शेयर, प्री और पोस्ट दोनों ऐड करोगे। अब प्री में कोई है ही नहीं नंबर,
प्री में कोई है ही नहीं, ये तो उसका कैपिटल का नंबर आ गया। अब ये तुम्हें अपने पास दोबारा दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, यहां सीधा लिखो वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 2 से ये नंबर माइनॉरिटी वालों का उठ रहा है, ये माइनॉरिटी वालों का नंबर उठ रहा है। रिजर्व एंड सरप्लस में ये जाएगा नंबर नीचे वाला, रिजर्व एंड सरप्लस में ही नीचे वाले नंबर जाएंगे। तो सीधा अपने पास यहां से नंबर ले आओ। अब अगर तुमने ये सारा वर्किंग कर लिया, इसके बाद कोई भी दिक्कत है ही नहीं। ये आखिरी वर्किंग नोट बेटा जो इन्होंने बनाया है ना, ये अपने कन्वीनियंस के लिए बनाया है। ये आप चाहें तो आप सीधा अपनी नोट्स टू अकाउंट्स में करके भी दिखा सकते हैं कि होल्डिंग का रिजर्व प्लस सब्सिडरी का रिजर्व का शेयर, होल्डिंग का प्रॉफिट प्लस सब्सिडरी के प्रॉफिट्स, जो ये शेयर यहां से निकाला है तुमने, ये जो शेयर निकाला है इसको ऐड करके और वो 30,000 का रिवर्सल करके दिखाया है। देखो ये रहा, ये होल्डिंग का था, ये शेयर मिला था, ये होल्डिंग का था, ये शेयर मिला था, और 30,000 का रिवर्सल जो अभी हमने बात करी थी वो अनरियलाइज प्रॉफिट्स वाली स्टॉक के ऊपर। अब ये अगर हो गया तो बेटा मुश्किल है ही नहीं चीजें। कैसे मुश्किल नहीं है मैं तुम्हें बताता हूं। ये देखो, जब तुम अपने पास वर्किंग कर रहे होगे, देखो इसकी शेयर कैपिटल एलिमिनेट हो जाएगी क्लियर की, और साथ में इसका इन्वेस्टमेंट एलिमिनेट हो जाएगा। तो शेयर कैपिटल में सुपर का शेयर कैपिटल 95 लाख, रिजर्व सरप्लस पर अभी अभी हमने वर्किंग नोट बनाया है, वर्किंग नोट नंबर 5 जो भी लास्ट वर्किंग नोट था। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में एज इज ऐड हो जाएगा, ये प्लस कर देंगे। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में इनका कुछ है ही नहीं, ये ऐड हो जाएगा। ट्रेड पेबल्स के अंदर अभी ये जो रिवर्सल बताया था 146 का, ये माइनस 146,250 करके ऐड हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? ये दिस प्लस दिस 365 प्लस 245 माइनस 146,250 ये हो जाएगा। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में एज ए सीधा सीधा ऐड हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट एलिमिनेट हो गई। इन्वेंट्रीज के अंदर मैं अपनी इन्वेंट्री में 30,000 लेस करूंगा, होल्डिंग कंपनी जो होगी। ट्रेड रिसीवेबल में ये लेस हो रहा है 146,250, तो ये लेस हो रहा है, ये साथ में ऐड हो जाएगा, और साथ में कैश और कैश इक्विवेलेंट भी सीधा सीधा ऐड हो जाएगा। बस आंसर आ गया। अगर वर्किंग नोट बना लिए उसके बाद तो बस एडिशन का काम रह जाता है। अगर तुम जाकर अपने पास इसका सोल्यूशन देखो, कुछ भी नहीं है, जो बातें मैंने आपको बताई हैं वही सारी की सारी आपको यहाँ पर दिखेंगी। सीधा सीधा एडलेस होगा, एक माइनॉरिटी इंटरेस्ट का लाइन आइटम, एक एक्स्ट्रा बस बैलेंस शीट में आएगा जो तुमने वर्किंग नोट में बनाया है। यहाँ ये रिफ्लेक्ट करता है, जब ये हम पूरी बैलेंस शीट देखेंगे तो उसे पता लगेगा भाई ये 75% होल्डर है, ये 25% होल्डर का शेयर है, और बाकी ये सारे नेट एसेट्स हैं जो इसके नीचे लिखे हुए हैं। समझ गए क्या? समझ गए क्या? AS23 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स बहुत सिंपल है। डेफिनेशन, इक्विटी मेथड, रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट और नोट के बारे में पढ़ाऊंगा। सर डेफिनेशन में सबसे पहले एसोसिएट क्या होता है भाई, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स में ही बताया था, एंटरप्राइज इन विच इन्वेस्टर हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, ऐसी एंटरप्राइज जिसमें इन्वेस्टर का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, एंड विच इज नाइदर अ सब्सिडरी नॉर अ जॉइंट वेंचर। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कहां से प्रेज्यूम किया जाता है? अगर वोटिंग पावर 20% और मोर होल्ड करता है इन्वेस्टर, देन इट इज प्रेज्यूम दैट ही हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, the power to participate in financial and operating decisions but not a control over them। और presumption क्या लिया जाता है? ये एग्जिस्ट करता है अगर इन्वेस्टर होल्ड करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 20% और मोर ऑफ द वोटिंग पावर ऑफ द इन्वेस्टी, तो हम मान लेंगे उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। आगे भाई, अब जब एसोसिएट्स का काउंटिंग होता है ना, तो 100% एडिशन नहीं होता, 100% कंसोलिडेशन नहीं होता जैसा सब्सिडरी में था। यहां चलता है इक्विटी मेथड, यहां चलता है इक्विटी मेथड। अब इक्विटी मेथड क्या बोलता है ये पढ़ना, 3 लाइनें। इन्वेस्टमेंट इज इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड एट कॉस्ट, आइडेंटिफाइंग गुडविल और कैपिटल रिजर्व सेपरेटली। तभी जब हम अपने पास, अभी मैं आगे फॉर्मेट्स दिखाऊंगा, हम अपने पास क्या करते हैं, जो मेरा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसके साथ गुडविल को अलग से लिखकर बताते हैं। तो मतलब जब मैंने अपने पास दिखाना है तो मेरा जो शेयर ऑफ एसेट है उसके अंदर मैं ऐड कर कर या लेस कर कर जो भी मेरा गुडविल या कैपिटल रिजर्व का नंबर बनता है, मैं अपने पास अपना कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट दिखाता हूं। बोलो क्या बात समझ में आती है? मैं अपने पास क्या दिखाता हूं बेटा? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट दिखाता हूं। तो यही चीज उसने यहां पर बोली है कि इक्विटी मेथड में पहली चीज क्या है, इन्वेस्टमेंट्स कॉस्ट पे रियलाइज होती हैं, और जो मेरा गुडविल या कैपिटल रिजर्व है उसको सेपरेटली दिखाया जाता है। दूसरी चीज,
कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज एडजस्टेड फॉर पोस्ट एक्विजिशन चेंजेस इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब भाई जो भी मेरा इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यू है, अब मैं क्या करता हूं, मैं एसेट लाइबिलिटी ये सब ऐड नहीं करता, मैं इसी में ही वेरिएशंस लेकर आता हूं। जो भी पोस्ट एक्विजिशन चेंजेस होते हैं, जो भी मेरा इन्वेस्टी कमाएगा, तो इन्वेस्टिंग पार्टी क्या करेगी, जिसने इन्वेस्ट किया है, मान लो अब मैं इन्वेस्टिंग पार्टी हूं, विपुल इज द इन्वेस्टिंग पार्टी इन इन लेट सपोज इस्लाम लिमिटेड, ठीक है। अब इस्लाम की कंपनी में मैंने अपने पास इन्वेस्ट कर दिया है, और अब विपुल ढल इज अ इन्वेस्टर इन इस्लाम लिमिटेड, मतलब मान लेते हैं मेरा 21% शेयर है, ठीक है। अब मैं यहां पर जब अपनी एंट्रीज करूंगा, या मैं मान लेते हैं यहां पर जब अपने इन्वेस्टमेंट्स को दिखाऊंगा, तो इक्विटी मेथड पर दिखाऊंगा। अब मेरे एक्विजिशन के बाद जो जो प्रॉफिट्स अर्न हुए इस कंपनी में, वो सारे का शेयर मैं अपने पास अपना शेयर इन इन्वेस्टमेंट्स में ऐड करता जाऊंगा। सो आगे बोलता है मतलब इसने ये तो पहले बोल दिया, दे आर द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज एडजस्टेड फॉर पोस्ट एक्विजिशन चेंजेस इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और कंसोलिडेटेड पीएनएल जो होता है वो क्या रिफ्लेक्ट करता है, देखो यहां पर ये बैलेंस शीट की बात आ गई, इन्वेस्टमेंट्स कहां आ रही है, बैलेंस शीट में, नीचे मैंने पीएनएल के बारे में लिख दिया, वो क्या रिफ्लेक्ट करता है, शेयर ऑफ रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशंस ऑफ इन्वेस्टी। नीचे मैंने इसका सिंप्लीफाई करके फॉर्मेट बना रखा है, वहां से पढ़ते हैं, इजीली समझ में आएगा। रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स ये बन रखे। सर सबसे पहले बैलेंस शीट की अगर मैं बात करता हूं, तो बैलेंस शीट में किस हिसाब से डिस्क्लोजर्स दिखाने हैं, इस तरीके से दिखाने हैं। पहली बात आती है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व को लेकर। सो अमाउंट पेड फॉर एक्विजिशन, जो भी मैंने अमाउंट पे किया है, मतलब मेरा जो कॉस्ट मैंने पे किया है इन्वेस्टमेंट्स को एक्वायर करने के लिए, वो माइनस एनी प्री एक्विजिशन डिविडेंड। देखो ये यूनिवर्सल है भाई, एएस 13 में, एएस 21 में, एएस आपका 23 में, सब में यही चल रहा है। जो मैंने इन्वेस्ट किया है उसमें से सबसे पहले मैं प्री एक्विजिशन डिविडेंड्स माइनस करूंगा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स को निकालने के लिए, नेट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को निकालने के लिए। उसके बाद जो भी मेरे नेट एसेट्स मेरे को एसोसिएट में मिले हैं, अब जैसे मान लेते हैं भाई मैंने इस्लाम लिमिटेड में 21% एक्वायर किया था, और 21% एक्वायर करने के लिए मैंने 10 लाख रुपए पे कर दिए। इस्लाम के जो नेट एसेट्स थे इस्लाम लिमिटेड के, वो कितने थे बेटा, लेट सपोज वो नेट एसेट्स थे 50 नहीं 60 लाख रुपीस के। अब 60 लाख रुपीस का 21%, उसके नेट एसेट्स थे 60 लाख रुपीस के, तो 60 लाख का 21% कितना होता है, मेरे को नेट एसेट्स में शेयर मिला 12.6 लाख रुपीस का। अंडरस्टूड बेटा जी, जी हाँ सर जी, अंडरस्टूड बेटा जी, जी हाँ सर जी। तो यहां पर मेरे पास क्या हुआ, मैंने पैसा कम दिया, मुझे शेयर ज्यादा मिला, तो मेरे लिए ये क्या जनरेट हो रहा है, कैपिटल रिजर्व जनरेट हो रहा है। दिस इज माई सीआर ऑफ 2.6 लाख। अंडरस्टूड, बहुत ही बढ़िया। दिस इज अ प्रॉफिट ऑफ 2.6 लाख। अंडरस्टूड। अब जब मैंने अपने पास ये गुडविल या कैपिटल रिजर्व का नंबर निकाल लिया, अब मैं क्या करूंगा, जब मैं अपनी बैलेंस शीट बनाऊंगा, सो बैलेंस शीट में कैरिंग, वो मेरा वर्किंग नोट में जाएगा, ये बैलेंस शीट के अंदर मेरे नोट्स में दिखेगा, ठीक है। तो मैं यहां पर इधर से हटा देता हूं, कई बच्चा समझ ले कि ये मेरे को बैलेंस शीट में लिखना है, ये चीज मेरे नोट्स में दिख जाएगी, या मेरे वर्किंग नोट में निकाल लूंगा मैं। उसके बाद दूसरी चीज जो मेरी बैलेंस शीट में दिखेगी, वो कैसे दिखेगी भाई, जो भी मेरा शेयर इन वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स है। अब मुझे इस्लाम लिमिटेड में कितना शेयर मिला, 12.6 लाख का, उसमें गुडविल ऐड माइनस कैपिटल रिजर्व, मेरा कैपिटल रिजर्व कितना था 2.6 लाख, तो मेरा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 10 लाख रुपए का। यही आना था अगर मेरी गुडविल निकली होती ना बेटा, तो गुडविल ऐड होकर आ रही होती। जैसे मैं आपके पास यहां पे बता देता हूं, अगर मेरा इन्वेस्टमेंट इतना होता और मैं बोलता कि भाई इस्लाम लिमिटेड के शेयर्स कितने थे, 10 लाख रुपए के शेयर्स थे लेट सपोज, तो 10 लाख का 2.21% में एक्वायर करता तो क्या आता 10 लाख। अब ये गुडविल का सिनेरियो देखो, 10 लाख और ये आता 2.1 लाख का, ये टोटल वैल्यू जो मेरे को नेट एसेट्स की मिली है, इसमें मैं क्या बोलता 7.9 लाख का मेरा गुडविल जनरेट हुआ है। तो सिमिलरली जब मैं अपने पास यहां पर बात करता, तो मैं यहां पर बोलता शेयर इन नेट एसेट्स कितने हैं 2.1 लाख, और गुडविल का नंबर है 7.9 लाख, तो मेरा अगेन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 10 ही आता। तो ये सेम ही आना है, कैपिटल रिजर्व माइनस करके और गुडविल ऐड करके, समझे बात को।
इसलिए मैंने दोनों टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स ले लिया ताकि आपको क्लैरिटी रहे, कंफ्यूज ना हो जाओ कहीं रिविजन्स के टाइम पे। उसके बाद जो भी मेरा प्रॉफिट, अब देखो, अब मैंने एक बार एक्विजिशन कर लिया 21% शेयर का। अब इस्लाम लिमिटेड जो भी कमाएगा, मान लो उसने उस साल में प्रॉफिट कमा लिए 10 लाख रुपीज के, लेट सपोज बोलता हूँ, सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, उसका 21% यानी 2,10,000 मेरा होगा। और अगर वो उसमें से कोई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करता है इस 10 लाख में से, अब मैं तो पूरा 2.1 लाख ऐड कर चुका हूं ना, अब जो वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगा, पोस्ट एक्विजिशन हो या कुछ भी, मैंने अपने पास पूरा इतना ऐड कर रखा है ना, तो अब उतना प्रॉफिट उसका कम होगा कंपनी का, तो अकॉर्डिंगली मेरे यहाँ पे भी तो मेरा शेयर कम हो जाएगा ना, शेयर इन प्रॉफिट्स। समझो 10 लाख में से मान लो उसने अपने पास 50% डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, वो कहता है 5 लाख तो मैं डिविडेंड की तरह बांटूंगा, तो मैंने तो यहाँ पूरा ऐड कर रखा है ना, तो शेयर इन प्रॉफिट मैंने पूरा ऐड कर रखा है, तो मुझे यहाँ पे 50% रिवर्स भी तो करना पड़ेगा 1.05। समझ रहे हो बात को? क्योंकि अब शेयर ऑफ प्रॉफिट उसके पास कितना रह गया, 5 लाख, तो 5 लाख का 21% ही मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में ऐड हो सकता है, बाकी तो उसने डिविडेंड की तरह मुझे कैश में दे दिया। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, एसेट की वैल्यू, यानी मेरा इतना पैसा अभी इस्लाम लिमिटेड के पास है, वो कितनी रह गई, वो कम हो गई, जो मेरे पास कैश में आ गया। भाई पहले तक मेरे एसेट की वैल्यू बन रही थी 12.1 लाख, अब अगर उसने मुझे कैश में दे दिया 1.05 लाख, तो उतने से कम हो जाएगी ना मेरे एसेट की वैल्यू। मैं एंट्री क्या पास कर रहा हूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट की, इसको मैं पीएनएल में नहीं लेके जाता इक्विटी मेथड में। तो अपने पास यहाँ ये कितनी वैल्यू आ जाएगी बेटा, कितनी वैल्यू आ गई, 12.1 माइनस 1.05, दिस इज 11.05। समझ गए मेरे बच्चों? गुड, ठीक है। सो कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट टू बी शोन इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट इज 11.05 लाख। अंडरस्टूड? जी सर। आगे अपने पास बात यह आती है कि सर अगर मैं पीएनएल बना रहा हूं तो पीएनएल के अंदर कैसा एक्सट्रैक्ट बनाना है साहब? बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। जो अपने पास याद है, तुमने अभी अभी क्या किया था, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऐड किया था इन्वेस्टमेंट में, उसका जर्नल एंट्री क्या है, इन्वेस्टमेंट टू पीएनएल। तो जितना मेरा उससे प्रॉफिट आ रहा है ना, अभी उसने मुझे दिया हो चाहे ना दिया हो, उसको मैं अपने पीएनएल अकाउंट में एज अ प्रॉफिट अपना शेयर ऐड करता हुआ चलता हूं। देखो यहां पर मैंने क्या लिखा है, जो भी मेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट इन एसोसिएट है, अभी अभी वो कितना बना था, 2.1 लाख, वो मैंने यहाँ पर जिस पीरियड में मैंने वो प्रॉफिट कमाया, मैंने यहाँ पे अपना प्रॉफिट में ऐड कर दिया। ठीक है, डिविडेंड इन्वेस्टमेंट में से ही कम हो जा रहे हैं। प्री एक्विजिशन डिविडेंड जो आ रहा है उसमें से मैंने माइनस कर देना है जो ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि प्री एक्विजिशन डिविडेंड मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में से ही कम हो जाता है, तो वो यहाँ पर जीरो ही आता है। तो अल्टीमेटली जो मेरा प्रॉफिट होगा, जो मैंने कमाई करी है, और अदर इनकम्स में ये जो एसोसिएट में मैंने अपने पास एसोसिएट के थ्रू कमाया है, अब वो उसने मुझे दिया हो चाहे ना दिया हो, बट उसने अगर कमाया तो उसमें 21% शेयर मेरा है ना, तो मैंने यहाँ वो लिख दिया 2.1, बात खत्म। समझ आ गई जी बात? चलिए अपने पास अगली बात आती है, एक नोट को लेकर, कहता है अगर इन्वेस्टर का शेयर ऑफ लॉस इज ग्रेटर देन द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब भाई नुकसान ज्यादा हो गया है, ये कब होगा? अब मैंने इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे एक्वायर करी थी, ये रही, देखो जैसे ये बैलेंस शीट में वैल्यू, अभी तो यहाँ पर भाई को प्रॉफिट हुआ था, अभी तो भाई को यहाँ पर प्रॉफिट हुआ था। मान लो मैं एक सिनेरियो ये ले लेता हूँ, भाई को यहाँ पर प्रॉफिट की जगह 1 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाता और उसका 21% शेयर मुझे मिल रहा होता, यानी 21 लाख रुपए का नुकसान मिल रहा होता। ओ माई गॉड! अब यहां क्या होता, देखो क्या लिखा है, अगर इन्वेस्टर का शेयर ऑफ लॉस इज ग्रेटर देन द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, देन इन्वेस्टर विल डिसकंटिन्यू द रिकॉग्निशन ऑफ फ्यूचर लॉसेस, एंड इन्वेस्टमेंट्स आर रिपोर्टेड एट नील वैल्यू। मतलब वो नेगेटिव रिपोर्टिंग नहीं कर सकता इन्वेस्टमेंट्स की, वो अपने पास क्या करेगा, जीरो वैल्यू पे ले आएगा इन्वेस्टमेंट को, लेकिन नेगेटिव रिपोर्टिंग नहीं कर सकता। इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स, अब भाई आज मैं कितना एडजस्ट कर सकता हूं, जैसे अगर मैं यहां पे बात करता हूं, सो मैं यहां पे 8-10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर 10 लाख रुपए ही एडजस्ट कर सकता हूं, तो मैं अपने पास कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या लिख दूंगा, जीरो। आई वुड नॉट राइट इट एज नेगेटिव 11 लाख, आई वुड राइट इट एज जीरो, और मैं अलग से अपने पास ये पाक कर रखूंगा कि 11 लाख रुपए का अनएब्जॉर्ब्ड लॉस है, जो अभी तक मैंने अपने पास लॉस यहां से राइट ऑफ नहीं किया है। अब जब फ्यूचर में प्रॉफिट्स आएंगे, अब जब सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स आएंगे, सो इंक्लूजन ऑफ प्रॉफिट हम तभी करेंगे ओनली आफ्टर द रिकवरी ऑफ द लॉसेज नॉट रिकॉग्नाइज। अब फ्यूचर में मान लो मेरे को प्रॉफिट होता है,
तो जब तक मेरा वो 11 लाख का रिकवरी नहीं हो जाता तब तक मैं अपनी बुक्स में इन्वेस्टमेंट का वैल्यू नहीं चढ़ाऊंगा। पहले वो 11 लाख का रिकवरी होगा, फिर इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बुक्स में चढ़ेगा। समझ गए? आगे बोलता है भाई रिपोर्टिंग डेट एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंट होनी चाहिए, अदरवाइज एडजस्टमेंट्स आर टू बी डन बिफोर कंसोलिडेशन। ये चीज चाहे आप सब्सिडरी हैं, एसोसिएट हैं, जॉइंट वेंचर है, सभी के लिए सेम रहती है। हमारी जो रिपोर्टिंग डेट्स और अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं वो सिमिलर होनी चाहिए। भाई अगर अब जब जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी रहेगी तो वहां पर फिर ये बात आती है ना, ऑपरेशंस और एसेट में नहीं आती जेवी में, लेकिन जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी में तो आती है। आखिरी में एक चीज और बोलता है, कह रहा है देखो यार प्रपोज्ड डिविडेंड के लिए बता देता हूं। एक क्वेश्चन ऐसा भी है हमारे पास आईसीआई मॉड्यूल में जहां वो प्रपोज डिविडेंड की बात करता है। क्या कहता है? अगर तुमने डिविडेंड डिक्लेयर किया, मतलब प्रपोज किया आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, तो फिर उस डिविडेंड का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं किया जाएगा। जब आप अपने जो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं ना एसोसिएट का, जब आपने वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट निकाला, मैं इन्वेस्टिंग पार्टी था इस्लाम लिमिटेड में, अब इस्लाम लिमिटेड ने डिविडेंड डिक्लेयर किया 5 अप्रैल को, तो मैं जब अपने पास अपना वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट निकाल रहा हूँ मैं उस प्रपोज डिविडेंड को इग्नोर करूंगा। डिक्लेयर्ड आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट बट बिलोंगिंग टू करंट ईयर, इन्वेस्टर्स शेयर ऑफ रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन टू बी कंप्यूटेड विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन प्रपोज डिविडेंड। भाई उसने बाद में डिक्लेयर किया ना, बाद में प्रपोज किया, तो जब 31 मार्च में मैं वैल्यू निकाल रहा हूं उस दिन प्रपोज नहीं था, तो मैं अपने पास वहां पे उसका वो डिविडेंड का नंबर कंसिडर नहीं करूंगा। यानी मैं अपना जो ग्रॉस प्रॉफिट उसने कमाया है ना, जो उसने अपने पास ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कमाया है, उसका शेयर ऐड कर लूंगा, लेकिन माइनस उसमें से डिविडेंड का नंबर तब तक नहीं करूंगा जब तक वो डिविडेंड आ नहीं जाता। जब वो मुझे डिविडेंड दे देगा या मेरा राइट टू एस्टैब्लिश डिविडेंड हो जाएगा, जब उसने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तब मैं उसको माइनस कर दूंगा। कैश में आए चाहे ना आए, अगर डिक्लेयर हो गया, मेरा राइट टू रिसीव एस्टैब्लिश हो गया है, तो मैं माइनस कर दूं। ठीक हो गई जी बात? ये लास्ट इसका पॉइंटर था AS23 को लेकर। आगे अपने पास AS23 के बाद अगला आता है AS27। AS27 को भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं ज्वाइंट वेंचर्स को लेकर। जब मेरी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट आती है ज्वाइंट वेंचर्स में, अब यहाँ पे वो अकाउंटिंग नहीं बोलता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग रहती है बस। तो अगर आप नाम भी अगर अच्छे से पढ़े ना तो आपको समझ में आएगा, इसने यहाँ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट बोला है। बाकियों में क्या था? अकाउंटिंग। जैसे एसोसिएट के लिए उसने अकाउंटिंग वर्ड यूज किया था, मैं उनकी अकाउंटिंग अपने बुक्स में कर रहा हूँ एसोसिएट्स की। जेवी में क्या होता है देखते हैं। पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर फॉर्म्स ऑफ जेवी पढ़ेंगे, और फिर ट्रांजेक्शन। ये ट्रांजेक्शन बिटवीन वेंचरर और जेवी, इस चीज को हटा दो अपने पास अभी के लिए, इस चीज को हटा दो, ये इलॉन्गेटेड टॉपिक है, इसको यहाँ पर हम नहीं कवर करेंगे आज। हमारे पास सबसे पहली बात क्या आती है डेफिनेशंस को लेकर। क्या बोलता है बेटा? ज्वाइंट वेंचर क्या होता है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। कहता है कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट वेयर 2 और मोर पार्टीज अंडरटेक इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज सब्जेक्ट टू अ ज्वाइंट कंट्रोल। आज से पहले भी मैंने ये चीज बताई है। जेवी की बात रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स में भी आई थी। जेवी क्या होता है? जहां 2 या 2 से ज्यादा पार्टीज मिलकर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कैरी कर रहे हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी से क्या मतलब होता है? मेरा पर्पस क्या है? प्रॉफिट अर्निंग का। इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर कैरी कर रहे हैं तो वहां पर हम उसको, और वो इकोनॉमिक एक्टिविटी सब्जेक्ट टू अ ज्वाइंट कंट्रोल। ज्वाइंट कंट्रोल क्या होता है? कॉन्ट्रेक्चुअली अग्रीड कंट्रोल होता है। भाई मैंने बोल दिया इन्वेस्टमेंट जो भी हो, ए और बी, इन्वेस्टमेंट जो भी हो, ए और बी ने अपने पास पैसा जो है वो मान लेते हैं इन्वेस्ट कर रखा है। ए ने 49% कैपिटल, बी ने 51% कैपिटल, लेकिन वो ये बोलते हैं हमारा कंट्रोल बराबर का है, तो वो कॉन्ट्रेक्चुअली अग्री कर सकते हैं। समझ में आ रही है जी बात? ऐसा नहीं है कि उनके वो शेयर कैपिटल पर डिपेंडेंट होगा, वो उनके कॉन्ट्रैक्ट पर डिपेंडेंट होता है कि वो कैसे कंट्रोल को अपने पास डिवाइड करने वाले हैं। तो शेयरिंग ऑफ कंट्रोल इज कॉन्ट्रेक्चुअली अग्रीड। कंट्रोल का मतलब क्या होता है? पावर टू गवर्न फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसीज। तो ये इसके साथ हमने लिख दिया। वेंचरर्स कौन होते हैं? पार्टीज टू ज्वाइंट वेंचर। जो पार्टीज टू ज्वाइंट वेंचर होती हैं प्लस जिनके पास ज्वाइंट कंट्रोल होता है, जिनके पास कंट्रोल है, जो कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया है उसमें, जो कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया है उसमें उनको साथ में कंट्रोल भी दिया गया है। और इन्वेस्टर कौन होता है? वो पार्टीज टू ज्वाइंट वेंचर तो होता है बट उसका कंट्रोल नहीं होता, ज्वाइंट कंट्रोल नहीं होता। वो पार्टी मतलब इन्वेस्टर पैसा लगाने वाला तो है बट उसके पास कंट्रोल नहीं है, तो उसे वेंचरर नहीं बोलते, उसे इन्वेस्टर बोलते हैं।
और जिस इन्वेस्टर के पास कंट्रोल भी आ जाए वो वेंचरर बन जाता है। डेफिनेशन पर्सपेक्टिव से ठीक है, तुम्हें पता होना चाहिए, बाकी एग्जाम पर्सपेक्टिव से नॉट सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब फॉर्म्स ऑफ जेवी कौन कौन से होते हैं? देखो बेटा, मैं यहां पर ब्रॉडली सारे फॉर्म्स आपके लिए एक ब्रीफ रिवीजन दे दूंगा, लेकिन यहां पर क्या है ना मेरे बच्चों, आप अपने पास जो आईसीआई मॉड्यूल में 4-5 इलस्ट्रेशन है उनको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। और उन पर क्या है ना, अब वैसे तो आज तक क्वेश्चन नहीं आया एग्जामिनर का, क्योंकि ये क्या है ना, थोड़ा ये एएस ने अभी तक वो इंपॉर्टेंस नहीं पकड़ा कि अभी तक कोई नया स्कीम में इसमें से क्वेश्चन हो। तो अभी तक पीवाईक्यू आरटीपी एमटीपी तो नहीं है, तो आईसीआई मॉड्यूल आपका बेस है, वहां पे जितने आपके पास क्वेश्चंस गिवन है उन्हें बहुत अच्छे से करिएगा। 3 तरीके के जेवीज होते हैं, तीनों का नाम जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन। यहाँ क्या होता है, ए और बी लिमिटेड सेपरेटली एग्जिस्ट करते थे, मिलकर कह रहे हैं, मान लेते हैं ए आर्किटेक्ट था, ए लिमिटेड आर्किटेक्ट्स की फर्म थी, बी लिमिटेड किसकी थी, सिविल इंजीनियर्स की। मिलकर उन्होंने कहा हम अपने पास जो है, जब हम टेंडर फाइल करेंगे तो हम मिलकर टेंडर फाइल करते हैं हाईवे बनाने का। आर्किटेक्ट्स हैं, सिविल इंजीनियर्स हैं, कोई नई फर्म नई कंपनी नहीं बनती, मिलकर कोई एक स्पेसिफाइड पर्पस को अचीव करेंगे, जैसे हाईवे बनाएंगे। जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन कहता है वेयर वेंचरर्स डू नॉट क्रिएट अ सेपरेट एंटिटी बट यूजेस देयर ओन रिसोर्सेज फॉर जेवी। वो अपने अपने रिसोर्सेज, जैसे आर्किटेक्ट्स जो होंगे वो अपने एक्सपर्टीज यूज करेंगे, सिविल इंजीनियर अपने करेंगे, और उसके बेसिस पर जो है वो क्या करेंगे, अपने पास अपना सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। समझ में आती है बात? जी हाँ सर जी। तो कोई एक नई एंटिटी नहीं बनाई जा रही यहाँ पर, कोई एक नई एंटिटी नहीं बनाई जा रही, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंटिटीज हैं उन्हीं में ही काम हो रहा है। जो एग्जिस्टिंग एंटिटी के रिसोर्सेज हैं उन्हीं को ही यूज किया जा रहा है, कोई अलग से रिसोर्स भी बाय नहीं हो रहा, ना बन रहा है। जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन। जॉइंटली कंट्रोल्ड एसेट्स क्या होते हैं? अब मान लेते हैं कि भाई रिलायंस है, अदानी ग्रुप है और टाटा जी हैं। इन्होंने कहा यार हम तीनों अपने पास क्या है, ऑयल सेगमेंट में कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, तो एक काम करते हैं, एक ना अपनी जो ये ऑयल पाइपलाइन है ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, अदानी जी के पास पोर्ट्स थे, अंबानी जी के पास ऑयल रिफाइनरीज थी, और टाटा जी अपने पास अगेन इसी फील्ड में साथ में और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा मिलकर एक पाइपलाइन इस्टेब्लिश कर लेते हैं, और उस पाइपलाइन के अंदर अब हम हमारे पास तीनों का जो ऑयल ट्रांसपोर्टेशन है उसका हम टाइम स्लॉट्स तय कर लेंगे कि इस टाइम स्लॉट में मैं यूज करूंगा, इस टाइम स्लॉट में मैं यूज करूंगा, इस टाइम स्लॉट में मैं यूज करूंगा। तीनों ने मिलकर एक पाइपलाइन बना ली। उन्होंने कहा 3 बनाएंगे, तीनों को खर्चा आएगा। इसी तरह मैंने क्लास में एक और एग्जांपल दिया था, वोडाफोन, जियो और एयरटेल। जो आपकी फाइबर की लाइनें हैं, वो कई बार जो रिमोट एरियाज होते हैं वहां पर तीनों अपनी अपनी नहीं बिछाते, वो कहते हैं एक ही फाइबर की लाइन डाल लेते हैं, तीनों यूज कर लेंगे, उसकी कैपेसिटी बिल्ड जितनी हुई, मान लो तीनों ने अपने में 1/3 डिवाइड कर ली, ना वो उसके ट्रैफिक में हिंडर करेगा ना वो उसके ट्रैफिक में, तीनों को उस फाइबर केबल पर इक्वल कैपेसिटी मिल गई। तो ज्वाइंटली कंट्रोल्ड एसेट्स हैं। यहां पर हम मिलकर बनाएंगे एसेट्स, अपनी अपनी एंटिटी रहेगी, एसेट कॉमन रहेंगे, एसेट पर कंट्रोल कॉमन रहेगा। दे डू नॉट क्रिएट अ सेपरेट एंटिटी बट वेंचरर्स ओन द एसेट्स ज्वाइंटली। Venturer own the assets jointly which are used by them for generating economic benefits to each of them। ठीक है, ये jointly controlled assets होते हैं। jointly controlled entity भाई क्या होती है? अब यहां पर वो केस आता है जो तुम दिमाग में सोच रहे थे भाई, अब मैंने और मान लो मयूर और इस्लाम ने, हम तीनों ने बोला कि यार हमको अब काम करना है, तो ऐसे अलग अलग रहकर काम नहीं करते। हम क्या करते हैं, तीनों अपनी अपनी कैपिटल लाते हैं, विपुल ढल लिमिटेड, इस्लाम लिमिटेड और मयूर लिमिटेड, हम तीनों अपने अपनी कैपिटल लाते हैं और एक नई कंपनी बना लेते हैं, और उस नई कंपनी के अंदर हम एसेट्स खरीदेंगे या जो भी लाइबिलिटीज इनकर करेंगे, वट एवर इट इज, वो सब वहां रहेंगी। तो नई कंपनी में सारा काम होगा। तो जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी क्या कहती है? वेंचरर क्रिएट्स अ न्यू एंटिटी ऑपरेट्स इन सेम वे एज एनी अदर एंटरप्राइज एंड मेंटेन इट्स ओन रिकॉर्ड्स। All venturers pool their resources under the new banner and purchase its own assets and incur its own liabilities। भैया कंपनी जो ये बनी है, नया बैनर जो बना है, उसमें उसके अपने एसेट्स होंगे, अपनी लाइबिलिटीज होंगी, अपने उसका सारा काम उसका अपना होगा, कोई इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है पर्सनल वेंचरर का कुछ चल रहा है। एंड नेट रिजल्ट्स आर शेयर्ड इन एन अग्रीड रेशो। जो भी हमारी रिजल्ट्स हैं, जैसे प्रॉफिट्स हम इक्वली बांटेंगे, जैसा भी है कि हमने ये शेयर अपना लेना है, जैसे
2:1:1 की रेशो में बांटेंगे। वट एवर आर द नेट रिजल्ट, जो प्रॉफिट लॉस होगा वो एक एग्रीड रेशो में बढ़ जाएगा। कंट्रीब्यूशन बाय वेंचरर इज रिगार्डेड एज इन्वेस्टमेंट इन जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी। अब ये ब्रॉडली इनका ना कॉन्सेप्ट है, तीनों का कॉन्सेप्ट हमारे पास सबसे पहले हमें क्लियर होना चाहिए अगर हम कोई भी क्वेश्चन पिक करने जा रहे हैं। इसके बाद आगे वो क्या बोलता है, प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड के बारे में बताता है। जैसे इक्विटी मेथड उसके लिए था, एसोसिएट के लिए यहां पर रहता है प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड। ये क्या होता है, सुनना मेरी बात, वेरी वेरी गुड सर। यहां पर जो हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज होते हैं, अब सब्सिडरी में क्या होता था, 100% ऐड होता था। एसोसिएट में क्या होता था, सिर्फ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऐड होता था, और कोई एसेट वगैरह में ऐड नहीं करता था, लाइबिलिटी वगैरह नहीं, सिर्फ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऐड करता था अपने इन्वेस्टमेंट्स में। जेवीज में क्या होता है, जब ज्वाइंटली कंट्रोल्ड एंटिटीज हैं, अब मैंने उनमें पैसा लगा रखा है अपना, तो मैं क्या करता हूं, जितना पैसा लगा हुआ है, अब जो एंटिटी ने एसेट बनाया, जो ज्वाइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी है उसने जो एसेट बनाया, उन एसेट में मेरा प्रपोर्शन कितना है, मैं बस अपना प्रपोर्शन अपने एसेट्स में ऐड कर लेता हूं। जैसे इसके ऊपर एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल हमारे पास हमारे आईसीआई मॉड्यूल में इलस्ट्रेशन है, मैं आपको दिखाता हूं। ऑफ कोर्स आप लोगों ने कर रखी है बेटा, ये देखो इलस्ट्रेशन नंबर 4 है। अब जैसे वो बोलते हैं कि ए एंटर्ड इनटू अ जॉइंट वेंचर विद बी ऑन वन बेसिस 1:1 एंड अ न्यू कंपनी सी लिमिटेड वाज फॉर्म्ड, ठीक है, एंड देयर बैलेंस शीट ऑफ द 3 कंपनीज आर एज फॉलोज ए बी एंड सी। अब इनका शेयर कितना है, 50-50, इनका शेयर कितना है, 50-50। अब यहां पर ध्यान से मेरी बात को सुनना, कहता है प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी अंडर प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड। अब ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है जो मेरा एक्सपेक्टेशन बोलता है, टफ नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा टफ है, 5 नंबर के लिए ही पूछ लें वो कि ए लिमिटेड की भाई बैलेंस शीट दे दो, ये सारे पॉइंटर दे के। तो सिंपल क्या है, ये जो सी लिमिटेड है, इस सी लिमिटेड में पहली बात शेयर कैपिटल ऐसे ऐड नहीं होती, और जो यहाँ इन्वेस्टमेंट का नंबर है ये तुम एलिमिनेट कर देना जब तुम अपने पास कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इक्विटी और इन्वेस्टमेंट का एलिमिनेशन हो जाता है। आगे क्या होगा, जैसे ए के ये रिजर्व है 18 लाख के, और 6 लाख रुपए सी के रिजर्व इसमें ऐड होंगे, 6 लाख रुपए बी में ऐड होंगे। लोन है 3 लाख का, सी का है 2 लाख का, 1 लाख इधर ऐड होगा, 1 लाख इधर ऐड होगा। करंट लाइबिलिटी है 4 लाख की, 1 लाख का इसका है सी का कॉमन, तो 50,000 इधर ऐड होगा, 50,000 इधर ऐड होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट, व्हाट इज प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड। तो अपने पास ये 5 नंबर के लिए मेरा एक्सपेक्टेशन बोलता है ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। देखो अपने पास आने को तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन होती है कैसा क्वेश्चन बनाएगा एग्जामिनर, 5 नंबर के लिए ऐसा सवाल बनाएगा अगर जेवी में से बनाता है तो, ठीक है। तो अपने पास ये देखो, जैसे ए लिमिटेड की उसने मांगी, शेयर कैपिटल वहीं की वहीं है, रिजर्व में वही 18 लाख प्लस 6 लाख, ये देखो उसने अपने पास यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट्स में करके दिखाया है। 50% ऑफ सी, लॉन्ग टर्म बोरिंग में ए का जितना था 50% ऑफ सी, करंट लाइबिलिटी में ए का जितना था 50% ऑफ सी, इस तरीके से बिल्ड कर देगा। तो अपने पास बैलेंस शीट बनानी कोई टफ तो नहीं है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ये है प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड। याद आ रही हैं सारी बातें। अब देखो यहां पर सिंपली उसने सिर्फ और सिर्फ 50-50% ऐड किया, और तुम्हें कितने नंबर मिल गए, 5 नंबर। प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड ये बोलता था, तो तीनों के लिए डिफरेंट है, सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर, तीनों के लिए अकाउंटिंग डिफरेंट है। इन चीजों को ना इंटर से ही क्लियर कर कर निकलना, क्योंकि जब तुम फाइनल पे पहुंचोगे ना, इसका बहुत कॉम्प्लेक्स वर्जन फाइनल पर बैठा हुआ है, और वो कॉम्प्लेक्स वर्जन को समझने के लिए पहले सिंपल बेसिक समझ में आना चाहिए। तो प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड में मैंने यहां लिख दिया है, वेंचरर शेयर ऑफ एसेट लाइबिलिटी इनकम एक्सपेंसेस रिपोर्टेड एज अ सेपरेट लाइन आइटम इन वेंचरर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो वेंचरर का जो शेयर ऑफ एसेट है, 100% एसेट तो नहीं लिखा, अभी क्वेश्चन में कितना शेयर था, 50%, जो भी हमने इलस्ट्रेशन 4 की बात करी। मैं यहाँ पे जान के लिख रहा हूँ ताकि इसका पीडीएफ मिलेगा जब तुम्हें, कहाँ मिलेगा पीडीएफ, टेलीग्राम चैनल पे। अभी तक नहीं ज्वाइन किया, ज्वाइन कर लो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, नोट्स का वहाँ पर पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगा। तो वो बोलता है एक्सपेंसेस रिपोर्टेड एज सेपरेट लाइन आइटम इन वेंचरर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आगे बोलता है इफ इन्वेस्टमेंट्स इज टेम्परेरी इन नेचर एंड जेवी ऑपरेट्स इन सीवियर लॉन्ग टर्म रिस्ट्रिक्शंस देन इन्वेस्टमेंट्स आर ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट्स अंडर AS 13। मतलब वो कहता है AS 27 कब नहीं लगेगा, ये सेम बात वैसे AS 23 के लिए भी थी। अगर जिस कंपनी में तुमने इन्वेस्ट किया है वो टेम्परेरी नेचर की इन्वेस्टमेंट है,
मुझे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड ही नहीं कर रहे हो, करंट नेचर का इन्वेस्टमेंट। अब मान लो मैंने रिलायंस के 20% क्या 25% शेयर खरीद लिए, इंटेंशन क्या था, करंट इन्वेस्टमेंट है, मैं इसको 12 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम डेट ऑफ एक्विजिशन बेचने वाला हूं। अगर टेम्परेरी नेचर की इन्वेस्टमेंट्स हैं तो मैं उसके पास ये वाली अकाउंटिंग नहीं करूंगा, फिर जेवी वाली। जेवी वाली तभी करना जब तुम लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच रहे हो, या जेवी जो है वो ऑपरेट करता है लॉन्ग टर्म रिस्ट्रिक्शंस में, कि वो कोई मनी का रेमिशन कर ही नहीं सकता, कोई लॉन्ग टर्म रिस्ट्रिक्शंस उस पर लगी हुई हैं, तो भी उसको एज अ मियर इन्वेस्टमेंट की तरह देखना, फिर वो कोई इसको जेवी की तरह मत अकाउंट करना। थ्योरेटिकल पॉइंट है, उस पता होना चाहिए नॉलेज के लिए। आगे बोलता है रिपोर्टिंग डेट और अकाउंटिंग पॉलिसीज दे आर टू बी यूनिफॉर्म। सेम बात वही सब्सिडरी वाली एसोसिएट में भी और जेवी में भी। अदरवाइज एडजस्टमेंट्स आर टू बी मेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द वेंचर्स। सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करना, जब अगर तुमने जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी बनाई है वहां पर भी नहीं होती तो वेंचरर्स अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अपने एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। ठीक हो गई जी बात। एक क्वेश्चन आप लोगों को मैं AS23 पर भी दिखाता हूं। AS23 पर हमने कोई क्वेश्चन नहीं किया, उसके बाद फिर इस क्लास को रैप अप करेंगे। बेटा जी आपको मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, Jan 26 May 26 वाले स्टूडेंट्स मेरे रेगुलर बैच में आओ, रेगुलर बैच में आओ। रेगुलर बैच में जो नॉलेज मिलेगी वो बेटा जी यहाँ पर उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। ये बहुत समराइज्ड नोट्स हैं, ये बहुत समराइज्ड डिस्कशंस हैं, जो हमें सिर्फ लास्ट मोमेंट एग्जाम के लिए रिवाइज्ड होनी चाहिए बातें, ये वो हैं जो एग्जाम में जाने से बस 10 दिन पहले मुझे याद होना चाहिए, ये वो है। मैंने बोल के बता दिया कि एग्जाम से पहले आप ये सुन लोगे ना एक बार हेडफोन्स लगा के भी, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है। AS21-23 का मिक्स नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। उसके पास अगर वो क्वेश्चन पूछेगा, अभी सिंपल लेवल के क्वेश्चन पूछेगा आपसे, और अगर वो पूछ भी लेता है, मान लो कहता है ए लिमिटेड क्या एक बी लिमिटेड है जो उसकी सब्सिडरी है, और एक सी लिमिटेड है जो एसोसिएट है, तो बी लिमिटेड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सब्सिडरी की तरह ट्रीट करना और सी लिमिटेड को एसोसिएट की तरह, तो जो इंडिविजुअली सिखाया है वो लग जाएगा। ठीक है। वैसे मिक्स क्वेश्चन पूछना यार देखो थोड़ा अन्याय हो जाएगा इंटर के बच्चे के लिए, बाकी इंस्टीट्यूट को तुम जानते ही हो। ठीक है। तो ऐसा नहीं है नहीं हो सकता, पहले आया करते थे बट सीए फाइनल में आते थे मिक्स क्वेश्चन ज्यादा, इंटर के लेवल पर नहीं थे। फाइनल पे तो वो ये क्वेश्चन डालता है कि ए लिमिटेड है, बी उसकी सब्सिडरी, सी एसोसिएट और डी उसका जेवी, बनाओ जी अपने पास सीएफएस, तीनों दे देता था। और कभी कभी ज्यादा मेहरबान होता था तो कहता था ए के 2 सब्सिडरी हैं, एक एसोसिएट है, एक जॉइंट वेंचर है। सब्सिडरी के भी जो एक्विजिशंस होती थी वो ड्यूरिंग द ईयर वाली डाल देता था। तो काफी कॉम्प्लेक्सिटीज है फाइनल के लेवल पे, बाकी देखेंगे जब एफआर पढ़ेंगे तो अपने पास वहां पर सारी चीजों को देखेंगे, अभी नहीं घबराने का। एक क्वेश्चन ये देख लो, मई 25 के मॉक टेस्ट पेपर में डाला है उन्होंने, मुझे लगता है आपके इस अटेम्प्ट में आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कहता है ए लिमिटेड हैज अ शेयर कैपिटल ऑफ 50,000, 100 पर शेयर है वैल्यू। H Limited acquired 15% in shares of A Limited on 1st of April. It also acquired 5,000 12% convertible debentures of 100 each. These debentures will be converted at par into equity shares. After 3 years, state whether AS23, as per AS23, A Limited is an associate of H Limited or not with reasons. अब यहां पर क्या है, अब यहां पर क्या है बोलो, उसने पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स का पॉइंट इंक्लूड कर दिया, AS20 और AS23 को मिलाया, लेकिन AS20 की कोई नॉलेज नहीं चाहिए यहां पे इसको सॉल्व करने के लिए, बस एक पॉइंटर वहां से उसने पिक किया कि दीज आर कन्वर्टेबल डिवेंचर्स और ये पार पर कन्वर्ट होंगे इक्विटी शेयर्स में, एक के बदले एक। तो ऐसा क्वेश्चन अपने पास और एग्जाम के लिए जो है ना वो तैयार कर कर जाओ। देखो जो एसोसिएट के लिए देखा जाता है ना कि वो मेरा एसोसिएट है या नहीं है, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन करंट होल्डिंग्स। एसोसिएट की डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा है, वेयर वन एंटिटी वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द अनदर एंटिटी, देन इट इज सेड टू बी माय एसोसिएट। यस, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कब आता है, जब वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इट इज प्रेज्यूम्ड टू एग्जिस्ट व्हेन इट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होल्ड्स 20% और मोर ऑफ द वोटिंग पावर्स इन द एंटरप्राइज, तभी उसको प्रेज्यूम किया जाता है। अब ये जो प्रिजम्पशन की बात कर रहा है वो क्या कहता है, इट होल्ड्स 20% और मोर इन द वोटिंग पावर्स, उसने कहीं बोला पोटेंशियली भी वो कंसिडर करेगा, नहीं ना, यही एग्जामिनर का पॉइंट था। ठीक है, एग्जामिनर ने यही चेक करना था
उसे पता था, उसने जान के गूगली डाली एग्जाम में। तो अपने पास उसने पहले यही बोल दिया कि भाई एसोसिएट कौन बनता है, एसोसिएट क्या होता है, कब प्रेज्यूम किया जाएगा एसोसिएट है और कब नहीं प्रेज्यूम किया जाएगा। उसके बाद उसने कहा कि अगर मैं पोटेंशियली इक्विटी शेयर्स को कंसिडर कर लूं तो अभी मैं 15% होल्ड करता हूं, यानी 7500 शेयर्स, 5000 शेयर्स मुझे और मिल जाएंगे, 1:1 का एट पार पे कन्वर्जन है। तो ये मेरा टोटल होल्डिंग हो जाएगा और टोटल शेयर कैपिटल इतना हो जाएगा, तो मेरी होल्डिंग आ जाएगी 22.7% की। लेकिन फिर उसने अपने कंक्लूजन में बात को क्या बोला, कहता है एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन एच लिमिटेड प्रेजेंटली होल्ड्स इनडायरेक्टली 22.7% with or without voting rights in A Limited. However, current outstanding securities with voting rights is only 15%. Current outstanding securities is only 15% and the remaining holding is on account of potential equity shares. Since potential equity shares do not have voting rights, they will not be taken into consideration while determining significant influence of H Limited on A Limited. Hence, A Limited is not associate of H Limited presently. फ्यूचर में जब कन्वर्जन हो जाएगा फिर बन जाएगी, आज नहीं है। कितना प्यारा उसने अपने पास किया है आंसर। ये जो मॉक टेस्ट पेपर मई 25 का क्वेश्चन है, इसको अपने पास याद रखना, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है AS23 में से। समझ गए जी बात को। इसी के साथ अपने 3 बड़े बड़े AS पूरा चैप्टर 10 वन शॉट में रिवाइज हुआ। मजा आया होना, जरूर से वीडियो को लाइक कर देना यार, बहुत हार्डवर्क है कसम से आप लोगों के लिए। वो बेस्ट क्वेश्चंस पिक कर कर लाना, वो हर एक चीज सोच कर आना कि यार ये टॉप चीजें हैं जो बच्चों को याद होनी चाहिए।